नैना को उनके कक्ष में छोड़ने के बाद नंदिनी अपने कक्ष में आई और दरवाजा बंद करके अंदर देखा तो राजवीर सोफे पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। आप सोए नहीं राजकुमार? तो राजवीर उठकर आए और उनके गले में अपनी बाहें लपेट दी। जब तक हम आपको प्यार न कर लें हमें नींद कैसे आएगी भला? राजवीर ने उनके माथे को चूमते हुए कहा। नहीं, हमारा मतलब वो नहीं था। विवाह की व्यवस्था में 2 दिन से आप लगातार लगे हुए हैं, थकान हो रही होगी ना, चेंज कर लीजिए, आराम कर लीजिए। नंदिनी ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा। चेंज कर लेंगे, इसके लिए मना थोड़ी क्या है, लेकिन आराम नहीं करना हमें। राजवीर शरारती मुस्कुराहट के साथ बोले तो नंदिनी भी मुस्कुरा उठी। अगले ही पल राजवीर ने अपनी पॉकेट से निकालकर एक एनवेलप नंदिनी के आगे रख दिया। ये क्या है? नंदिनी ने हैरानी से कहा। हमारा हनीमून? राजकुमार, हनीमून पर जाने का समय अभी अनिरुद्ध और नैना का है, उनके लिए अरेंज कीजिए। हमारे विवाह को तो समय हो गया है। तो क्या हुआ, हनीमून पर तो हम भी नहीं गए ना। और ये आपको किसने कह दिया कि हमने अनिरुद्ध और नैना के लिए अरेंजमेंट्स नहीं किए? हमने उनके लिए भी अरेंजमेंट्स किए हैं और कल शाम को फ्लाइट से वो लोग पेरिस जा रहे हैं और हम लोग। राजवीर उनके गालों को सहलाते हुए बोले। हम लोग? नंदिनी ने आंखें छोटी करके पूछा। हम लोग स्विट्जरलैंड। लेकिन नंदिनी ने बोलना चाहा, लेकिन कुछ नहीं है। आपके साथ अकेले में कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है मुझे। वैसे भी जब से हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हुआ है, हम अनिरुद्ध और नैना की शादी में लग गए हैं, एक दूसरे के साथ ठीक से समय ही नहीं बिता पाए हैं। तो अब आप बिल्कुल भी इनकार नहीं करेंगे। लेकिन हमें तैयारियां तो करनी होगी ना राजकुमार? नंदिनी ने उनके हाथ अपने कंधे से हटाते हुए कहा। तैयारियां हमने सारी कर ली है, शॉपिंग हो चुकी है, सब हो गया है, बस थोड़ी सी पैकिंग बाकी है जो हम कल सुबह कर लेंगे। राजवीर वापस उनके कंधे थामकर बोले। तो अभी करते हैं ना, नंदिनी बोली, पर अगले ही पल राजवीर ने उन्हें अपनी बाहों में उठा लिया। अभी पैकिंग करने का टाइम नहीं है, राजवीर बोले तो नंदिनी ने नासमझी से उनकी तरफ देखा। अभी तो प्यार करने का समय है और 3-4 दिन से जो आप विवाह की रस्मों में उलझी हुई है, अब तो हमारे पास आइए प्लीज, राजवीर ने मनोहार करते हुए कहा। तो नंदिनी ने अपनी बाहें राजवीर के गले में लपेट दी और राजवीर ने झुककर उनके होठों पर अपने होठ रख दिए और यूं ही उन्हें लेकर बिस्तर पर चले गए। उधर महाराज दिग्विजय के कक्ष में। ये अचानक लंदन जाने का क्या प्रोग्राम बन गया है? महारानी सुलोचना ने उनका सामान जमाते हुए कहा। अचानक नहीं रानी साहिबा, तय था पहले से, विवाह के चलते बता नहीं पाए आपको, बहुत जरूरी काम आ गया है। हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने खास बुलाया है हमें, कुछ सलाह मशवरा करना है और हमारा जो वहाँ पर पैलेस और ज़मीन है उसके बारे में भी कुछ डिसाइड करना है, इसीलिए जाना है। कुछ डॉक्यूमेंट वो काम पड़ा है जो हमारे अलावा कोई और नहीं कर पाएगा। अब जब विदेश में हमारी ज़मीन और पैलेस है तो उधर सारी चीज़ें क्लियर रखनी पड़ती है। लेकिन महाराज, कल ही तो शायद अनिरुद्ध और राजवीर भी बाहर जाने वाले हैं, सुलोचना ने कहा। रणवीर तो है ना यहाँ पर, आप अपने देवर को कम क्यों समझती है? वो सब संभाल लेंगे और फिर 15-20 दिन की ही तो बात है, फिर हम वापस आ जाएंगे, तब तक अनिरुद्ध और राजवीर भी आ जाएंगे। महाराज, फ्लाइट कब फ्लाइट है आपकी महाराज? महारानी सुलोचना ने कहा। सुबह 4 बजे, और इसीलिए हम किसी को बता नहीं पाए, सब टेंशन में आ जाते। आप सबको बता दीजिएगा, हम अभी ड्राइवर के साथ निकल जाएंगे और अपना सामान लेकर अपने भाई के पास आए जो कि बाहर ही उनका इंतजार कर रहे थे। रणवीर, कल राजवीर और अनिरुद्ध भी बाहर जाने वाले हैं, उनकी अनुपस्थिति में ये महल, ये कारोबार, सब कुछ आपको ही संभालना है। हमें विश्वास है कि आप सब कुछ अच्छे से संभाल लेंगे, हम जल्द से जल्द आने की कोशिश करेंगे। फिर भी बात प्रॉपर्टी और लीगल वर्क्स की है तो थोड़ा टाइम भी लग सकता है। महाराज ने कहा। आप बेफिक्र होकर जाइए भाई साहब, यहाँ हम सब संभाल लेंगे, आप फिक्र मत कीजिए, रणवीर ने कहा। और फिर महाराज दिग्विजय ड्राइवर के साथ एयरपोर्ट निकल गए। आशुतोष और गौरांशी, आस्था और अपने परिवार को लेकर घर वापस आए और सबने राहत की सांस ली क्योंकि आस्था को न्याय मिल गया था। हालांकि गौरांशी के मन में टेंशन थी आशुतोष को लेकर, पर उन्होंने अभी किसी से कुछ नहीं कहा। उन्होंने सोच लिया था कि वो महाराज दिग्विजय से ही बात करेंगी। बाकी इस परिवार में किसी से कुछ भी बोलकर टेंशन देने का कोई फायदा नहीं था। सबका खाना पानी होते होते रात काफी हो गई थी। गौरांशी और आशुतोष अपने रूम में आ गए। हम बाबा साहब को कॉल करके बता देते कि महाराज विक्रांत सच्चाई जान गए, गौरांशी ने फोन लेते हुए कहा। तो आशुतोष ने उन्हें पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और उनके हाथ से फोन लेकर सोफे पर फेंक दिया। क्या कर रहे हैं प्रोफेसर साहब, बात करने दीजिए ना, हमें फिक्र हो रही है। महाराज विक्रांत के तेवर और उनकी बातचीत का अंदाज कुछ ठीक नहीं लगा हमें। गौरांशी ने कहा। कर लीजिएगा बात रानी साहिबा, मैंने कब मना किया, पर समय तो देखिए, रात के 2 बज रहे हैं, उस घर में भी विवाह समारोह हुआ है, सब थक के सो रहे होंगे। इतनी रात में कोई किसी को कॉल करता है क्या? सुबह उठते ही आप बात कर लीजिएगा, पर अभी तो विश्राम कीजिए, आशुतोष ने उनकी गर्दन पर अपने होंठ रखते हुए कहा। फिर भी अगर हम बता देते तो ठीक रहता, हमें बहुत फिक्र हो रही है राजा साहब, गौरांशी ने उनकी तरफ देखते हुए कहा। फिक्र मत कीजिए गौरी, सच्चाई तो कभी ना कभी सबके सामने आ ही जाएगी। और अभी आप इतना क्यों परेशान हो रही है? अभी विक्रांत अपने बेटे को बचाने में उलझेगा या फिर मुझसे दुश्मनी निकालने में? सुबह होते ही आप बता दीजिएगा, मैंने कब मना किया है? पर इतनी रात देर फोन करना ठीक नहीं है, थक गए होंगे वो सारे लोग, आराम कर रहे होंगे, सोने दीजिए उन्हें, सुबह बात कर लीजिएगा, आशुतोष ने कहा। तो गौरांशी ने गर्दन हिला दी, पर उनके चेहरे पर तनाव था। गौरी, आप इतना टेंशन क्यों ले रही हैं? आशुतोष ने उनके चेहरे को अपनी हथेलियों में लेकर कहा। आप टेंशन ना ले तो क्या करें हम प्रोफेसर साहब, गौरांशी ने कहा। बस प्यार कीजिए मुझे और पूरी टेंशन भूल जाइए, इसके अलावा और कुछ मत सोचिए। आप साथ हैं, फिर कोई हमारा कैसे कुछ बिगाड़ सकता है, इसीलिए बेफिक्र रहिए, आशुतोष ने उनके माथे पर हाथ रखते हुए कहा। तो गौरा टेंशन के बावजूद मुस्कुरा उठी। मैंने एक बात जानी है गौरी, जो होना है वो होकर रहता है, हमारे हाथ में सिर्फ कोशिश करना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं शुरू से अभी तक, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम जिंदगी जीना छोड़ दें, डर के रहें। आप भी मत सोचिए कुछ भी, अगर ईश्वर ने जीवन दिया है तो आगे मदद भी वही करेंगे। आप टेंशन छोड़कर रिलैक्स हो जाइए। और हाँ, कल हम दोनों मसूरी और देहरादून जा रहे हैं, आशुतोष बोले। तो गौरांशी ने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा। अरे अचानक ये ट्रिप? बस कुछ समय सिर्फ आपके साथ बिताना है। अच्छा जी, हनीमून लाइक समथिंग, गौरा मुस्कुराते हुए बोली। यस यस रानी साहिबा। और जब यूं मुस्कुराकर आप मुझे देखती है ना तो दिल बगावत पर उतर आता है, और फिर आपको जी भर के प्यार करने का दिल करता है। तो आपको मना किसने किया है? गौरांशी उनके गले में बाहें लपेटकर मुस्कुराकर बोली। तो आशुतोष ने उन्हें सीने से लगा लिया
और अगले ही पल उनके लबों को अपने होठों की कैद में लेकर प्यार से चूमने लगे। एक दूजे के प्यार में डूबे वो कुछ पलों के लिए ही सही, पर महाराज विक्रांत और बाकी सारी टेंशन भूल गए थे। गौरी ने भी सोच लिया था कि अब सुबह ही महाराज से बात करेंगे। सुबह गौरा की नींद खुली तो देखा घड़ी में 9 बज रहे थे। हे भगवान, ये प्रोफेसर साहब के चक्कर में अक्सर ऐसा हो जाता है। सब क्या सोच रहे होंगे नीचे? गौरा खुद से ही बोली कि तभी कानों में आशुतोष की आवाज पड़ी। कोई कुछ नहीं सोच रहा होगा गौरा, सब लोग रात में 2-3 बजे ही सोए थे, सब ही घोड़े बेच के सो रहे होंगे अभी। ऐसे भी आज छुट्टी का दिन है, आप थोड़ी देर और सो जाइए। आशुतोष ने उन्हें खींचकर वापस से बाहों में ले लिया तो गौरा ने आंखें बड़ी करके उन्हें देखा। आपको जितना सोना है उतना सो लीजिए, आप राजा साहब हैं, लेकिन हमें आदत नहीं है इतनी देर तक सोने की, और खास तौर पर जब पूरा परिवार सो रहा हो तो किसी को तो उठना जरूरी है ना। आप सोइए आराम से, हम जरा बाबा साहब से बात कर लेते हैं और फिर चाय नाश्ते का प्रबंध करते हैं। गौरा ने उनकी बाहों से छूटने की कोशिश करते हुए कहा। वैसे आपको नहीं लगता कि आप बदल रही हैं राजकुमारी? आशुतोष ने उनकी कमर पर अपनी बाहें लपेटे कहा। गौरा इस समय उनके ऊपर थी और उनके सीने पर हाथ रखे हुए थी। हाँ, हम बदल रहे? क्या मतलब है आपका? क्या किया है हमने अभी ऐसा? गौरा ने आंखें छोटी करके कहा। हमारा विवाह हुआ तब आप मुझसे नाराज थी, आप मुझे गलत समझती थी, इसीलिए आप मुझसे दूर दूर रहती थी। फिर हम दोनों के बीच सब कुछ नॉर्मल हुआ और फिर आप और मैं एक साथ हुए, आपको प्यार का एहसास हुआ और आपने मुझे भी प्यार का एहसास कराया। पर अभी तो ठीक से हम एक दूसरे के प्रेम में डूबे भी नहीं थे कि आपको मुझसे विरक्ति होने लगी। आशुतोष बोला तो गौरा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। विरक्ति? समझते भी है इसका मतलब क्या होता है, या बस विदेश में रहकर आए तो हिंदुस्तानी भाषा भूल गए? गौरी ने मस्ती से उनका गला दबाया। बिल्कुल नहीं भूला मैं कुछ, पर जिस तरीके से आप मुझसे दूर भाग रही हैं उसे देखकर तो ऐसे ही लग रहा है कि आपका मोह मुझसे भंग हो गया है और प्रेम खत्म हो गया है और मेरी तरफ से विरक्त हो गई हैं आप। आशुतोष ने झूठी शिकायत करते हुए कहा तो गौरा ने झुककर उनके दोनों गालों को चूम लिया। आशुतोष ने झट से अपने होंठ आगे किए तो गौरा ने उनके सीने पर 2 मुक्के जड़ दिए। हम ना ही विरक्त हुए हैं और ना ही आपसे प्रेम कम हुआ है, पर आजकल आपकी डिमांड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। कल रात ही तो, और अब फिर से। वो अलग बात थी और अभी वो नहीं मांग रहा मैं, बस थोड़ा और प्यार। आशुतोष बोले तो गौरा ने आंखें घुमाई। अभी कुछ नहीं, समझे आप? छोड़िए हमें, देर हो रही है, गौरांची ने कहा तो आशुतोष ने उन पर पकड़ ढीली कर दी और मासूम मुंह बनाकर आंखें बंद कर ली। अगली ही पल गौरा वापस से उनके चेहरे पर झुकी और हौले से उनके लबों को चूमकर तुरंत उठकर वॉशरूम में चली गई। दीवाना बनाना किसे कहते हैं कोई आपसे सीखे। प्रेम में पागल कर देना बखूबी आता है आपको रानी साहिबा, और मुझे तो इस कदर दीवाना बनाया है कि आपके अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता। बस आप हो, मैं हूँ और तन्हाई, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। आशुतोष ने कहा। हाँ तो मिल जाएगी आपको तन्हाई, जा रहे ना हम मसूरी और देहरादून, तो बस आप, हम और तन्हाई। गौरांशी ने बाथरूम से अपना चेहरा निकालकर कहा और वापस से दरवाजा बंद कर लिया। आशुतोष ने तकिया उठाकर अपने चेहरे पर रखा और दोबारा से मुस्कुराते हुए गहरी नींद में चले गए। गौरांशी स्नान करके आई और देखा आशुतोष गहरी नींद में सो रहे तो अपना फोन उठाया और नीचे चली गई। किचन में जाकर उन्होंने चाय बनने रखी और फिर अपना फोन लेकर महाराज दिग्विजय को कॉल लगाया, पर महाराज का फोन अनरीचेबल आ रहा था। ये बाबा साहब का फोन क्यों नहीं लग रहा है? अब तो अच्छा खासा समय हो गया है, 10 बज गए, अब तक तो सो भी नहीं रहे होंगे, क्या प्रॉब्लम है? गौरांशी ने सोचा और फिर महारानी सुलोचना को कॉल लगाया। हाँ गौरा कहिए, कैसी हैं आप? पता चला आस्था के केस का, बड़ा ही अच्छा लगा। सुलोचना बोली। हम तो ठीक है माँ साहब, और जीत सच्चाई की हुई है। वैसे बाबा साहब कहाँ है? बाबा साहब का फोन नहीं लग रहा है, अनरीचेबल बता रहा है। सुबह से हम कई बार लगा चुके। कैसे लगेगा? यहाँ पर नहीं है वो, लंदन गए हैं, अभी तो फ्लाइट में होंगे। जब आप पहुंच जाएंगे तब वहाँ के नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा। लंदन क्यों अचानक से? गौरांची ने पूछा। अचानक से नहीं, उनका पहले से ही प्रोग्राम था, बस विवाह समारोह के कारण बता नहीं पाए, पर आप फिक्र मत कीजिए, वो वहाँ पहुंचकर हम सबसे बात करेंगे। अच्छा, बाबा साहब वापस कब आएंगे? गौरा परेशान थी, कह रहे थे 15-20 दिन लग जाएंगे, हो सकता है जल्दी भी फ्री हो जाए, या फिर काम नहीं हो पाएगा तो देर भी लग सकती है। सुलोचना ने कहा तो गौरा परेशान हो गई। क्या हुआ, कोई बात है क्या? कुछ कहना था महाराज से? नहीं माँ साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, बाबा साहब से बात करेंगे तब उन्हें बता देंगे, आप परेशान ना हो, बस उनसे बात नहीं हो पाई ना, इसीलिए टेंशन हो रही है। ठीक है, आप ख्याल रखिए। बाकी आज राजवीर और अनिरुद्ध दोनों लोग घूमने जा रहे हैं, राजवीर स्विट्जरलैंड जा रहे हैं और अनिरुद्ध पेरिस जा रहे हैं, सुलोचना ने गौरा को बताया। अच्छा, हम भी आज शाम में जा रहे हैं मासा, प्रोफेसर साहब के साथ, उन्होंने भी टिकट करा लिया है। कहाँ जाने का प्रोग्राम है आपका? प्रोफेसर साहब तो विदेश का ही बोल रहे थे, लेकिन हमने उन्हें मना कर दिया। हमारा कहना था कि विदेश तो हमने बहुत घुमा है, तो हमारा दिल इंडिया में कहीं जाने को कर रहा है, तो उन्होंने मसूरी और देहरादून का प्लान बनाया है। हफ्ते 10 दिन में वापस आ जाएंगे हम लोग। क्या हुआ मासा, आप खामोश कैसे हो गए? गौरांची ने कहा। कुछ नहीं, हम तो बस सोच रहे थे कि आप में कितना बदलाव आ गया है, आप अपने घर परिवार का, अपने पति का कितना सम्मान करती है, किसी के सामने उनका अपमान नहीं होने दे सकती, फिर चाहे भले वो आपकी माँ ही क्यों ना हो। उनकी बात सुन गौरा मुस्कुराई। आपने ही तो सिखाया माँ साहब कि जीवन साथी और अपने परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता। खुश रहिए, ईश्वर आपको सदैव सुरक्षित रखे। गौरा ने कॉल कट करके रखा कि तभी आशुतोष ने आकर उन्हें पीछे से बाहों में समेट लिया। क्या कर रहे हैं आप राजा साहब? गौरा ने आशुतोष के हाथों के ऊपर अपने हाथ रखते हुए कहा। मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ, काम तो आप कर रही हैं, ये ब्रेकफास्ट बना रही हैं, चाय बना रही हैं। अरे हम आपकी हरकत की बात कर रहे हैं, अभी कोई आ जाएगा तो, ये हमारा बेडरूम नहीं है। गौरा ने उनके हाथों की पकड़ ढीली करने की कोशिश करते हुए कहा। हाँ मैं जानता हूँ ये हमारा बेडरूम नहीं है, और ये भी जानता हूँ कि सब लोग सो रहे हैं, तो थोड़ी देर अपनी वाइफ के साथ खड़ा तो हो सकता हूँ ना मैं। प्रोफेसर साहब, अभी जो मैंने कहा था वो बिल्कुल सही था, आप बदल रही हैं, बहुत ही अनरोमांटिक हो रही हैं आप। चलिए हटिए, अभी हो गया आपका, हमें काम खत्म करने दीजिए। वैशाली भाभी आती ही होंगी, वैसे भी उन्हें समय पर नाश्ता देना जरूरी है, और आजकल उन्हें भूख भी ज्यादा लगती है, तो मैंने कब मना किया, बनाइए ना, बस मुझे यूं ही खड़े रहने दीजिए। तो गौरा ने गहरी सांस ली।
मैं कुछ नहीं देख रही हूँ गौरांशी, आप और देवर जी कंटिन्यू कर सकते हैं। बस नाश्ता बन जाए तो मुझे दे दीजिएगा। तभी दरवाजे पर खड़ी वैशाली ने आंखें बंद करके कहा तो आशुतोष एकदम से गौरांशी से दूर हो गए। वहीं गौरा ने घूर कर उन्हें देखा। अब मैं रेडी होकर आता हूँ, और सरपट से अपने कमरे की तरफ भाग गए। वैशाली ने आंखें खोली और फिर गौरांशी को देखा, जिनका चेहरा लाल हो रहा था, और फिर दोनों खिलखिलाकर हंस दी। वो भाभी साहब, वो प्रोफेसर साहब तो यूं ही, गौरांशी ने कहा तो वैशाली ने आकर उनके गाल से हाथ लगाया। अरे तो मैंने कब कुछ कहा भाई, नए जोड़े हो, अगर अभी रोमांस नहीं करोगे तो कब करोगे, जब सटिया जाओगे। और मुझे तो बड़ी खुशी हुई आशुतोष को इस रूप में देखकर। आखिर उनके रोमांस के चलते ही तो मेरे आने वाले बेबी के लिए छोटा भाई बहन आएगा ना। वैशाली ने कहा तो गौरा का चेहरा और भी ज्यादा सुर्ख हो गया। भाभी साहब आप बैठिए, हम आपके लिए दूध और नाश्ता लेकर आते हैं। गौरा नजर झुका के बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इतना शर्माने की जरूरत नहीं है, ये सब तो चलता रहता है। हाँ पर जगह का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, वैशाली ने कहा तो गौरा की नजर और झुक गई। अरे बाबा मजाक कर रही हूँ मैं, सही तो बोल रहे थे आशुतोष की सब सो रहे हैं, कोई नहीं उठा। तो मुझे थोड़ा मॉर्निंग सिकनेस हो रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि आकर कुछ खा पी लेती हूँ, बाकी अभी कोई भी नहीं उठा है, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैशाली बोली तो गौरांशी ने गर्दन हिलाई और फिर वैशाली के लिए नाश्ता लगा दिया। तुम भी आओ ना, वैशाली बोली। नहीं भाभी साहब अभी भूख नहीं है, और फिर प्रोफेसर साहब भी आ रहे होंगे, उनको भी ब्रेकफास्ट दे दें, हम फिर खाएंगे। अच्छा वैसे बताया आशुतोष ने आज शाम को आप लोग हनीमून के लिए जाने वाले हो? वैशाली एक भी मौका नहीं छोड़ती गौरा को छेड़ने का। भाभी साहब घूमने जा रहे हैं, हनीमून तो शादी के बाद होता है ना। अरे गौरा डार्लिंग, जब पति के साथ अकेले जाओ तो वो हनीमून ही होता है, फिर चाहे विवाह के तुरंत बाद जाओ या फिर कई सालों बाद। क्योंकि एकांत मिलते ही रोमांस हनीमून वाला ही होता है, वैशाली ने कहा तो गौरांशी ने मुस्कुराकर गर्दन हिला दी। जाओ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करके आओ, यहाँ की बिल्कुल फिक्र मत करना, सब मैनेज हो जाएगा। अच्छे से एक दूसरे के साथ समय बिताना, वैसे भी पिछले कुछ दिनों से काफी स्ट्रेस में हो तुम लोग, अब तुम लोग भी थोड़ा रिलैक्स करो। वैशाली नाश्ता करते हुए बोली। ब्रेकफास्ट करके वो वापस अपने रूम में चली गई, क्योंकि अथर्व अब तक सो रहे थे। गौरांशी ने बाकी लोगों का नाश्ता ढककर रख दिया और अपने और आशुतोष के लिए नाश्ता टेबल पर लगा दिया। तभी अर्चिता आ गई। अरे वाह भाभी, नाश्ता रेडी है, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। अर्चिता ने आते ही कहा। हाँ जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, हम नाश्ता निकालते हैं। हाँ भाभी, ये नाइट शिफ्ट जब भी करती हूँ ना, सुबह सुबह बड़ी थकान होती है, अभी जरा जम के खाऊंगी और फिर जम के सोऊंगी। अर्चिता ने गौरांशी के गले में बाहें लपेटते हुए कहा। हाँ तो जल्दी जाइए ना, फ्रेश होकर आइए, और कुछ खाने का मन हो तो बताइए, गौरांशी ने कहा तो अर्चिता ने टेबल की तरफ देखा। सब तो अच्छा ही बना है, फिर क्यों कुछ और बनाना है? मैं अभी गई और अभी आई, अर्चिता ने कहा और झट से अपने रूम में चली गई। और थोड़ी देर में अर्चिता और आशुतोष दोनों आ गए तो गौरांशी ने उन लोगों के लिए नाश्ता लगा दिया। अस्पताल में कैसा चल रहा है? पिछले कई दिनों से तुमसे बात ही नहीं हो पाई, तुम्हारी नाइट शिफ्ट रहती है तो तुम दिखाई ही नहीं दे रही हो। हाँ भैया, हॉस्पिटल में सब कुछ ठीक है, बस एक पेशेंट है जिसने थोड़ा परेशान कर रखा है। अर्चिता बोला। क्या हुआ, किसने परेशान किया है? मुझे बताओ, मैं ठीक करता हूँ उसको। आशुतोष एकदम नाराज हो उठे। अरे अरे महाबली भीम, शांत, ऐसा परेशान नहीं किया है, बेचारी की मेमोरी लॉस हो गई है, कुछ भी याद नहीं है उसको, और सबसे बड़ी बात, जब से हॉस्पिटल में आया है ज्यादातर इसका ट्रीटमेंट मैंने ही किया है, तो वो सिर्फ मुझसे ही बात करता है और मुझसे ही सब कुछ पूछता है, किसी और को ना ही अपने आसपास आने देता है और ना ही उससे कोई बात करता है। सबसे बड़ी बात कि वो फिजिकली बिल्कुल फिट है, तो हॉस्पिटल बोल रहा है कि उसे डिस्चार्ज कर देते हैं, पर वो जाने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि बाहर की दुनिया में वो किसी को नहीं जानता। फिर क्या सोचा है? गौरा ने सवाल किया। क्या करूं भाभी, मैनेजमेंट की तरफ से प्रेशर आ रहा है कि उसे डिस्चार्ज करो, क्योंकि उसका इलाज वैसे भी मुफ्त ही हुआ है, किसी ने उसका बिल तो भरा नहीं है। हालांकि कुछ पैसे मैंने दिए थे, पर फिर भी अब हॉस्पिटल पर बोझ लग रहा है और बंदे को कुछ भी याद ही नहीं है। अर्चिता ने परेशान होकर कहा। कैसा लड़का है? आई मीन बदमाश है क्या? झूठ बोलने वाला लग रहा है। गौरा ने कहा। हाँ अर्चिता, आजकल ऐसे झूठे धोखेबाज लोग बहुत आते हैं, तुम्हें थोड़ा संभल के रहना चाहिए। आशुतोष को फिक्र हो उठी। नहीं भाभी, हम लोगों ने उनकी मेडिकल रिपोर्ट देखी है, उसकी सच में याददाश्त गई है, उसे कुछ भी याद नहीं है, ऐसा कोई चालाकी या फ्रॉड वाला केस नहीं है, पर वो डर रहा है बाहर जाने में, क्योंकि उसे याद नहीं है। और सच भी है ना, जब उसे कुछ याद ही नहीं है तो वो कहाँ जाएगा? उसे वो हॉस्पिटल ही सुरक्षित लग रहा है, इसीलिए बाहर जाने से डर रहा है। तो उसे यहाँ घर ले आओ, आउट हाउस में रुक जाएगा, वैसे भी अभी वो रूम खाली है जहाँ पहले मनोहर रहता था, तो उसे वहाँ पे ठहरा दो, शायद कुछ दिनों के बाद उसे कुछ याद आ जाए। आशुतोष ने कहा तो अर्चिता सोचने लगी। हाँ भैया, शायद आप ठीक कह रहे हो, वैसे भी एक मजबूर इंसान है और उसकी मदद करना तो बनता है ना, भगवान ने चाहा तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा, उसे सब याद आ जाएगा, वरना कुछ ना कुछ उपाय सोचा जाएगा। तब तक चाचा चाची भी आ गए थे और उन लोगों को भी अर्चिता ने उस पेशेंट के बारे में बताया, तो उन्होंने भी उसे घर लाने के लिए अर्चिता को बोल दिया। ठीक है, तो कल उसे घर ले आती हूँ, यही ठीक रहेगा, उसका ट्रीटमेंट भी चलता रहेगा जो थोड़ा बहुत चल रहा है, और साथ में रहने का इंतजाम भी हो जाएगा। अर्चिता बोली और फिर सब लोग अपने अपने काम पर लग गए। शाम के समय आशुतोष और गौरांशी मसूरी और देहरादून के लिए निकल गए, तो वहीं राजवीर और नंदिनी स्विट्जरलैंड और अनिरुद्ध और नैना पेरिस के लिए निकल गए। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल, नैना ने होटल रूम में चेक इन करते हुए कहा। खास तो होगा ही, आखिर भाई साहब ने इंतजाम जो किया है, और वो कुछ भी ऐसा नहीं करते कि कोई कमी निकाल सके। अनिरुद्ध ने नैना को कमर से लपेटते हुए कहा। हाँ वो तो है, और सच में अनी, रियली मैं बहुत खुश हूँ, ऐसी फैमिली में आई हूँ। आई मीन कोई भी ऐसा मुझे नहीं दिखता जिसमें कोई भी कमी निकाल सकूं, तुम्हारी पूरी फैमिली एकदम परफेक्ट है। नैना ने भी उसके गले में अपनी बाहें लपेटते हुए कहा। पूरी फैमिली परफेक्ट है ये जानते हैं हम, पर हमारे बारे में क्या ख्याल है? अब तो हमें भी पूरे तरीके से जान गई हो तुम, अनिरुद्ध ने उसकी आंखों में देखकर शरारत से कहा, तो नैना ने उसके सीने पर मुक्के जड़ दिए। तुम ना बहुत बिगड़ गए हो अनी, देख रही हूँ मैं आजकल डबल मीनिंग बातें करने लगे हो, नैना ने उससे दूर होते हुए बोला, तो अनिरुद्ध ने वापस से उसे करीब खींच लिया। अभी तो हमारे दिन है हर तरीके की बातें करने के, और हाँ खबरदार जो तुमने दूर जाने का सोचा भी, समझी? अनिरुद्ध ने उसे अपनी बाहों में कसते हुए कहा। तो तुमसे दूर जाना कौन चाहता है? मैं तो हर पल तुम्हारी बाहों में रहना चाहती हूँ।
और हाँ, वाकई में बहुत अच्छा अरेंजमेंट है राजवीर भैया का, इसके लिए एक थैंक्स मेरी तरफ से बोल देना। नैना ने कहा। क्यों, तुम उनसे खुद बात नहीं कर सकती क्या? तुम खुद थैंक्स बोल देना उन्हें। मैं कैसे बोलूंगी? I mean, अच्छा नहीं लगता ना इस तरीके से बातें करते हुए। अरे भाई साहब बहुत कूल है, इस तरीके से नहीं सोचते। और हाँ, उन्हें राजकुमार राजवीर कहना बंद करो, जेठ जी है वो तुम्हारे, भाई साहब कहा करो। हाँ हाँ, कोशिश तो पूरी करूंगी, पर आदत नहीं है ना, यूं एकदम से अलग सा रिश्ता हो गया उनसे। तुम प्लीज अदर वे में मत लेना। हम तुम्हारी किसी बात को अदर वे में नहीं लेते, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम्हारा दिल बहुत साफ है। तुम जानबूझकर ऐसी कोई बात नहीं करती जिससे किसी को हर्ट हो। चलो तो फिर जल्दी से रेडी हो जाओ, घूमने चलते हैं, नैना ने कहा। पर यहाँ घूमने थोड़ी आए हम, अनिरुद्ध ने वापस से उनके गाल पर उंगली फिराई। तुम ना बहुत पिटोगे नहीं, अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो। चलो अभी पहले घूमने चलते हैं, रोमांस बाद में करेंगे, नैना ने कहा और फिर रेडी होकर घूमने निकल गए। एक दूसरे के प्यार में डूबे दोनों अपना खूबसूरत समय बिता रहे थे, जहाँ हर पल उनका प्यार और गहरा होता जा रहा था। जहाँ अनिरुद्ध की शरारतें थी तो वहीं नैना की चुहलबाजियां, दोनों की मस्ती भरी बातें और बेफिक्र अंदाज, जैसे किसी की परवाह ही नहीं थी। वहीं राजवीर और नंदिनी भी स्विट्जरलैंड पहुंच गए थे। वहाँ की खूबसूरती देख नंदिनी की भी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। राजकुमार ये तो बेहद खूबसूरत है, हमने तो कभी नहीं सोचा था कि इतनी भी खूबसूरती हो सकती है। विंडो पर खड़ी होकर बाहर देखते हुए नंदिनी बोली। राजवीर ने पीछे से आकर उनकी कमर में अपनी बाहें लपेट ली और उनके कंधे पर सिर टिका लिया। कोई भी खूबसूरती आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है नंदिनी, और पता है हमारे जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है? राजवीर ने कहा तो नंदिनी ने पलटकर उनकी तरफ देखा। आपका हमारे जीवन में होना हमारे जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती है। बस हमेशा हमारा साथ दीजिए और हमारे साथ रहिए। आपके बिना जीवन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। राजवीर ने उनके गालों को चूमते हुए कहा तो नंदिनी उनके सीने से लग गई। हम हर पल आपके साथ है राजकुमार, आपके साथ अब रिश्ता इतना गहरा हो चुका है कि जीते जी तो कभी नहीं टूटेगा। अब ये बंधन तो हमारी मौत। नंदिनी बोल ही रही थी कि राजवीर ने उनके होठों पर अपनी हथेली रख दी। खबरदार जो आगे कभी भी इस तरीके की बात की, हमें जीना है आपके साथ, और अभी तो हमारे छोटे राजकुमार और राजकुमारी भी आने, फिर हमें उनके साथ अपनी जिंदगी जीनी है, समझिए आप? राजवीर बोले तो नंदिनी ने मुस्कुराकर गर्दन हिला दी। उन दोनों का भी खूबसूरत समय एक दूसरे के साथ स्विट्जरलैंड में बहुत प्यार से बीत रहा था। राजवीर का प्यार तो वैसे भी पल पल नंदिनी के ऊपर बरसता रहता था, उसमें ये एकांत का माहौल और उन दोनों का एक दूसरे के लिए दीवानापन दोनों को एक दूसरे के और भी करीब, बेहद करीब लेकर आ गया। आशुतोष और गौरांशी भी देहरादून पहुंचे और वहां पर पहले से ही बुक किए हुए एक होटल में दोनों लोग आए। आशुतोष ने गौरांशी का हाथ थाम लिया। सॉरी रानी साहिबा, आपको किसी फॉरेन ट्रिप पर नहीं ले जा पाए हम, पर वादा करते हैं जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा आप जहाँ कहेंगी मैं आपको वहाँ लेकर चलूंगा। आशुतोष ने कहा तो गौरांशी ने उनके गले में बाहें डाल दी। हमारे लिए जगह मैटर नहीं करती राजा साहब, आपका साथ करता है, आपका प्यार मैटर करता है, फिर जगह कुछ भी हो। हम तो बहुत अच्छी जगह आए हैं। अब तो अगर हमें किसी छोटे से गांव में भी लेकर जाते तब भी हमें कोई शिकायत नहीं होती, क्योंकि हमें जगह से क्या लेना देना। जब आप हमारे साथ हैं, हमारा जीवन साथी, हमारे राजा साहब, फिर हमें फर्क नहीं पड़ता कि हम यहाँ हैं या कहीं और। गौरा ने उनकी आंखों में देखकर कहा, आप कितना ख्याल रखती हैं मेरे मान सम्मान का, आई एम रियली वेरी लकी। आशुतोष ने कहा तो गौरांशी ने आंखें छोटी कर ली। सुनी थी मैंने आपकी और आपके माँ साहिब की बातें, आपने किस तरह उनसे कहा कि आपको फ़ॉरेन ले जाना चाहता था मैं, पर आपकी इच्छा इंडिया में घूमने की थी। आपने उनके सामने ये जाहिर नहीं होने दिया कि फ़ॉरेन जाने की आपके प्रोफेसर साहब की औकात ही नहीं है। आशुतोष ने कहा तो गौरा मुस्कुरा दी। कैसी बात करते हैं आप राजा साहब, हीरा अगर कोयले के बीच में है तो भी वो हीरा ही होता है। सूर्य ग्रहण कितना भी लंबा क्यों ना हो, सूर्य को क्षणिक मलिन नहीं कर सकता, और सूर्य लाखों बादलों के बीच भी छुप जाए तो भी उसका तेज समाप्त नहीं होता। आप राजकुमार हैं और अच्छी खासी जायदाद के मालिक हैं, परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, ये सच है और इस सच को कोई नहीं बदल सकता। और अगर ये सत्य नहीं भी होता तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें आपसे मोहब्बत है प्रोफेसर साहब से। आपकी सच्चाई तो हमने बाद में जानी, आपसे प्यार तो हम पहले ही करने लगे थे, इसीलिए हमारी मोहब्बत को पैसों से मत तोलिए। और रही बात मान सम्मान की, तो हमने उनसे ही सीखा है। तो आशुतोष ने उनकी आंखों में देखा। उन्होंने ही बचपन से हमें सिखाया है कि अपने परिवार और अपने जीवन साथी के सम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता, बस उन्हीं की सिखाई हुई बातें निभा रहे हैं। गौरांशी ने कहा, थैंक यू गौरी, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए और मेरी ज़िंदगी को इतना खूबसूरत बनाने के लिए। थैंक यू मुझे इस कदर मोहब्बत करने के लिए। आशुतोष भावुक होकर बोले तो गौरा ने उन्हें सीने से लगा लिया। थैंक यू तो हमें बोलना चाहिए राजा साहब, जो आपने हमें समझा और हमें समझाया, साथ ही हमारी इतनी गलतियों के बावजूद भी हमें इतना प्यार किया, बेइंतहा मोहब्बत की, हमेशा हमारे साथ रहे। अगर आप हमसे दूर हुए तो शायद हम अपनी ज़िंदगी से दूर हो जाएंगे। गौरा ने कहा, ऐसी बात फिर कभी मत करना, समझी? मैं हमेशा आपके साथ हूँ और हमेशा साथ रहूँगा। आशुतोष ने उनके माथे को किस करते हुए कहा और फिर दोनों लोग फ्रेश होने के बाद रेस्टोरेंट में डिनर के लिए निकल गए। तीनों कपल्स अपनी जिंदगी के खूबसूरत पल एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे थे। वहीं विक्रांत गुस्से से सुलग उठा था। उसके बेटे को सजा होने के बाद उसका गुस्सा बेहद बढ़ गया था। ये तुमने ठीक नहीं किया गौरांशी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा था तुमसे कि आदित्य को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना अंजाम तुम भुगतोगी। विक्रांत बोला और फिर अपना फोन उठाकर अंदर कमरे में चला गया। उधर अर्चिता हॉस्पिटल आई और उसी पेशेंट के पास आई। अब कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ, पर प्लीज मुझे इस अस्पताल से मत निकालिएगा। मैं कहाँ जाऊंगा, मुझे कुछ याद नहीं है। क्या करूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। और ये लोग बोल रहे हैं कि मुझे हॉस्पिटल से निकाल देंगे। मैं किसी को नहीं जानता यहाँ पर, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं क्या करूंगा? वो पेशेंट पैनिक कर रहा था। अर्चिता ने उसका हाथ थाम लिया और उसके पास बैठ गई। मैं जानती हूँ आपको कुछ याद नहीं है, आपकी सारी रिपोर्ट्स मेरे पास है।
आपको हेड इंजरी हुई थी और उसके कारण एक क्लॉट बन गया है, जिसके कारण आपकी मेमोरी लॉस हो गई है। पर मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी याददाश्त जल्दी ही वापस आ जाएगी, क्योंकि इस इलाज के बाद आप में काफ़ी इंप्रूवमेंट दिख रहा है और वो क्लॉट भी डिसॉल्व हो रहा है, पर शायद कुछ समय लगेगा। तो वही समय तो मांग रहा हूँ मैं आपसे। मुझे बस इतना समय दे दो कि मुझे सब याद आ जाए। एक बार सब याद आ जाएगा तो मैं खुद ही यहाँ से चला जाऊंगा ना, और मैं कैसे भी करके इस अस्पताल का पूरा बिल चुका दूंगा। बस मुझे यहाँ रहने दो। मुझे अभी कुछ भी याद नहीं है, अपना नाम तक याद नहीं है मुझे। आप ही बताइए, अगर मैं बाहर जाऊंगा तो मैं लोगों को क्या बताऊंगा? क्या है मेरा नाम, क्या है मेरी पहचान? मैं किसी को कुछ नहीं बता पाऊंगा। मुझे यूं सड़क पर भटकने के लिए मत छोड़िए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ मैं आपके, प्लीज। वो लड़का बोला और अर्चिता के पैरों में झुक गया। अर्चिता ने झट से उसके कंधों पर हाथ रख के उसे खड़ा किया। अरे प्लीज मेरे पैर मत छुओ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मुझसे जितना हो सकता था मैंने किया, जितना अमाउंट मैं पे कर सकती थी मैंने पे कर दिया है। पर मेरी भी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि मैं लगातार तुम्हारा इलाज यहाँ करवा सकूं और उसका खर्चा उठा सकूं। तुम समझ रहे हो ना? अर्चिता ने उसे समझाया। प्लीज डॉक्टर, आप चाहे तो यहाँ पर मुझे कोई काम दिला दीजिए, मैं यहाँ सफाई कर लूंगा, झाड़ू पोछा कर दूंगा। आप जो बोलेंगी वो मैं सब करने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे यहाँ से मत निकालिए। वो लगातार रोए जा रहा था। अच्छा ठीक है, यहाँ से तो तुम्हें जाना होगा, पर मेरे पास एक ऑप्शन है, अर्चिता ने कहा तो उसकी आंखों में चमक आ गई और वो जल्दी से उठ खड़ा हुआ। तुम मेरे साथ मेरे घर चल सकते हो, पर प्रॉब्लम वहीं आ जाती है, ट्रस्ट की। अर्चिता ने अपना प्रॉब्लम उसे सीधे शब्दों में बता दिया। पर डॉक्टर आप तो जानती हैं मुझे कुछ भी याद नहीं है। फिर भी अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप मत लेकर चलिए मुझे। मैं आपको वचन देता हूँ कि मेरे कारण आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे कुछ भी याद नहीं है, पर मुझे इतना पता है कि मैं कोई गलत इंसान नहीं था, क्योंकि अगर मैं खराब इंसान होता तो आज मेरे अंदर भी गलत भाव होते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे सच में जरूरत है। मैं आपके घर में काम कर लूंगा, जहां आप बोलोगी, जो आप बोलोगी मैं वो काम कर लूंगा। बस मुझे रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दीजिए, सिर्फ तब तक जब तक मेरी याददाश्त वापस नहीं आती। उसने विनती की। ठीक है, अर्चिता बोली और सिस्टर की तरफ देखा। सिस्टर, इनके डिस्चार्ज पेपर्स रेडी कीजिए, मैं इन्हें अपने घर लेकर जा रही हूँ। अभी इनका इलाज चलेगा तो रूटीन जब भी होगा मैं इन्हें खुद हॉस्पिटल लेकर आ जाऊंगी। अर्चिता ने कहा तो सिस्टर डिस्चार्ज पेपर बनवाने के लिए रिसेप्शनिस्ट के पास गई। चलो, रहने का इंतजाम तो हो गया तुम्हारा, अब एक अच्छा सा नाम दिया जाए तुम्हें। बताओ क्या नाम रखना पसंद करोगे? अर्चिता गाड़ी चलाते हुए बोली और उसने बगल में बैठे हुए लड़के को देखा। आपने ये जिंदगी दी है डॉक्टर मैडम, आप रहने के लिए जगह भी दे रही हैं, इतना सब कुछ दिया है आपने, तो नाम भी आप ही दे दीजिए। आप जो नाम देंगी अब से वही मेरा नाम होगा, वही मेरी पहचान होगी। मेरे लिए तो आप ईश्वर, माता पिता, हर किसी से बढ़कर है। लड़का बार बार भावुक हो रहा था। ठीक है, तो आज से तुम्हारा नाम माधव है। जब तक तुम्हें तुम्हारा नाम याद नहीं आता तब तक हम सब तुम्हें माधव कहकर बुलाएंगे। भगवान कृष्ण का नाम है, ताकि उनका आशीष भी तुम्हें मिलता रहे। थैंक यू डॉक्टर, वो लड़का बोला और फिर बाहर सड़क को इस तरीके से देखने लगा जैसे जानने पहचानने की कोशिश कर रहा हो, और सिर में उसके लगातार दर्द हो रहा था। आज कई महीनों बाद वो बाहर की दुनिया में निकला था और उसके लिए सारी चीजें अनजान थी। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आता? लड़का फिर इमोशनल हो गया। परेशान मत हो, धीरे धीरे तुम्हें सब याद आ जाएगा। कहा था ना मैंने तुम्हें, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है और दिमाग पर जोर नहीं डालना है, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। आंखें बंद कर लो, धीमे धीमे सब याद आ जाएगा। अब तो तुम हॉस्पिटल से बाहर की दुनिया में आ गए हो, तो शायद इंप्रूवमेंट जल्दी होगी। अर्चिता ने उसके हाथ को पकड़कर कहा और फिर गाड़ी की स्पीड तेज कर दी। अर्चिता उसे लेकर घर आ गई और घर में सबसे मिलवाया। उसके बाद आउट हाउस में बने एक कमरे में उसके रहने का इंतजाम कर दिया। प्लीज मेरे लिए किसी काम का भी इंतजाम कर दीजिए ताकि खर्चा निकल सके। मैं बोझ, कहते कहते वो लड़का रुक गया। मैं तुम्हें बोझ नहीं समझती, कुछ अलग सा फील होता है तुम्हें देखकर। अगर बोझ समझती तो लेकर ही नहीं आती। मेरे ना पापा कहते हैं इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ होती है, और इसी इंसानियत की वजह से मैं तुम्हें लेकर आई हूँ, इस उम्मीद में कि मेरा किया हुआ ये काम मुझे गलत साबित नहीं करेगा। अर्चिता ने कहा तो उस लड़के ने जल्दी से अर्चिता का हाथ थाम लिया और अपने सर पर रख लिया। मैं कसम खाता हूँ, मैं वादा करता हूँ, मेरे कारण आपको या आपके परिवार को कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। आपने जो मुझे शरण दी है, मुझे नाम दिया है, तो मैं कर्जदार हूँ आपका। जब दुनिया में कोई मेरा नहीं था तब आपने मुझे अपना बनाया, और मैं आपके साथ गलत करने का सोच भी नहीं सकता। उस लड़के ने कहा तो अर्चिता ने मुस्कुराकर उसके कंधे को थपकाया और फिर बाहर चली गई। उस लड़के ने उस रूम को देखा और बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद कर ली। भगवान, क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? क्यों मुझे याद दिलाने देते कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ? शायद मेरा परिवार भी मुझे ढूंढ रहा होगा, पर जब तक मुझे कुछ याद नहीं आएगा मैं कैसे जाऊँगा उनके पास? क्या मैं शहर का हूँ या किसी और जगह से हूँ? कुछ भी तो नहीं याद है मुझे। न जाने ये सब क्या हुआ। भगवान, बस आपसे एक ही गुजारिश है कि जो डॉक्टर अर्चिता ने मुझ पर विश्वास जगाया है वो विश्वास मैं पूरा कर पाऊँ। मेरे कारण कभी भी कोई तकलीफ ना हो। मैं उनकी किसी भी परेशानी का कारण नहीं बनना चाहता। उस लड़के ने कहा और फिर उठकर खिड़की के बाहर देखने लगा। सब चीज़ों को समझने की और याद करने की कोशिश करने लगा। फिर वो जितना कोशिश करता चीज़ें उतनी ही उलझती जाती, और जितना दिमाग पर जोर डालता और भी कंफ्यूज होता जाता, और उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। महाराज दिग्विजय ने लंदन पहुंचने के बाद महारानी सुलोचना को कॉल किया और यहाँ का हाल चाल पूछा। सब ठीक है महारानी? यहाँ सब ठीक है महाराज, बस गौरी आपसे बात करने के लिए बड़ी परेशान थी। न जाने क्यों, शायद कुछ कहना चाह रही थी आपको। आपने उन्हें भी नहीं बताया था ना लंदन जाने के बारे में? सुलोचना ने शिकायत के लहजे में कहा। अरे बता ही नहीं पाए, विवाह के कामों में इतने उलझे हुए थे कि किसी से बात ही नहीं हो पाई। आप जब भी फ्री हो बात कर लीजिएगा। वो आपको कॉल करने का बहुत ट्राई कर रही थी। आशुतोष भी देहरादून और मसूरी गए हुए हैं, शायद हो सकता है इसी के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हो। महारानी सुलोचना को जो लगा उन्होंने बोल दिया। हम उनसे बात कर लेंगे महारानी, आप चिंतित ना होइए। अभी 2 दिन तो हम भी यहाँ अत्यधिक व्यस्त रहेंगे। अभी बस निकल ही रहे हैं, थोड़ा पेपर वर्क और कोर्ट की कार्यवाही है, सब खत्म कर ले, उसके बाद फ्री होकर गौरा से बात करते हैं, महाराज ने कहा और फिर बाकी लोगों के बारे में जानकारी लेकर कॉल कट कर दिया। उधर रुद्रांश ने शेखर मामा को अर्चिता के अस्पताल में एडमिट कर दिया था और वो उसके बाद से उनसे मिलने नहीं आए थे। उसका कारण था क्योंकि उनके ऊपर नजर रखी जा रही थी और अगर वो यहाँ आते तो शेखर मामा की जान को खतरा हो सकता था। पर उन्होंने अर्चिता को बोल दिया था कि जैसे ही शेखर मामा की तबीयत ठीक हो वो उन्हें इन्फॉर्म कर दे, तो वो तुरंत उनसे मिलने आ जाएंगे।
रुद्रांश अपने कक्ष में बैठे हुए थे कि तभी उनका फोन बजा। हेलो, रुद्रांश ने कॉल पिक करके कहा। राजकुमार, आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी। हाँ बोलो, क्या हुआ? राजकुमार, प्रोफेसर आशुतोष अपनी वाइफ के साथ देहरादून और मसूरी घूमने गए हैं। अच्छा ठीक है, अपने कुछ आदमी वहाँ भेज दो, रुद्रांश ने कहा और फिर उन लोगों को कुछ समझाने लगा। थोड़ी देर बाद कॉल कट कर दिया। उधर आशुतोष और गौरांशी देहरादून और मसूरी की खूबसूरत वादियों में अपना खूबसूरत समय बिता रहे थे। 2-3 दिन बाद शाम के समय दोनों लोग अपने होटल के लिए वापस लौट रहे थे। उन्होंने एक टैक्सी कर रखी थी। वो सीधे जा रहे थे कि तभी टैक्सी वाले ने दूसरा रास्ता ले लिया। ये आप किधर ले जा रहे हैं भाई साहब? इस तरफ से तो हम आए ही नहीं थे, आशुतोष ने कहा। सर ये शॉर्टकट है। वैसे भी अभी पता चला है कि मेन रोड पर एक्सीडेंट हो गया है, तो वहाँ पर जाम लगा होगा। फंस जाएंगे, 4-5 घंटे फंसे रहेंगे। इससे बेटर है कि सिंगल लाइन से चलते। ड्राइवर ने कहा। लेकिन इस तरफ तो अंधेरा रहेगा, पूरा पहाड़ी एरिया है, नाइट के समय पहाड़ी पर इस तरीके से चलना ठीक नहीं होगा। अरे मैडम, हमको आदत है, आप घबराइए मत। हम तो इन्हीं पहाड़ियों में रहते हैं, यही पैदा हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपको आपके होटल पहुंचा देंगे। अब पूरी रात अगर आप जाम में फंसे रहे, वो भी बिना खाए पिए, तो भी तो परेशानी होगी ना। इससे अच्छा है कि इधर से चलते हैं। ड्राइवर ने कहा तो गौरा ने आशुतोष की तरफ देखा। उन्होंने पलकें झपकाई और शांत रहने का इशारा किया। वही टैक्सी जैसे ही उस पहाड़ी रास्ते पर मुड़ी, उसके पीछे 2 गाड़ियां लग गई। अभी वो थोड़ी ही आगे बढ़े थे कि पीछे वाली गाड़ी ने उस टैक्सी को टक्कर मारी और टैक्सी पहाड़ की तरफ जाकर टकराकर एकदम से रुक गई। गौरांशी की चीख निकल गई, पर उन लोगों को कोई चोट नहीं आई थी। आप लोग यहीं बैठिए साहब, मैं दिखता हूँ। ड्राइवर ने कहा। कौन है जो पीकर गाड़ी चला रहा है? साले को अभी ठीक करता हूँ। ड्राइवर बोला और गाड़ी से निकलने लगा। आशुतोष ने अपनी तरफ का दरवाजा खोला और बाहर जाने को हुए तो गौरा ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक लिया। नहीं राजा साहब, आप मत जाइए। आशुतोष ने बाहर की तरफ जाकर देखा तो पाया कि उस ड्राइवर से वो दूसरी गाड़ी के उतरे 3-4 लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे थे और हाथापाई भी करने लगे थे। आशुतोष ने गौरा के हाथ से अपना हाथ हटाया। जाने दीजिए गौरी, वो लोग ज्यादा है और ड्राइवर से मारपीट कर रहे हैं। अब मैं जाकर बात करता हूँ और उन्हें समझाता हूँ, हमें चोट नहीं आई है तो झगड़ा क्यों करना है? आशुतोष ने कहा और गाड़ी से उतरकर उन लोगों की तरफ बढ़ गए। गौरा भी अपनी तरफ से टैक्सी से बाहर निकल आई और उसे टेक लगाकर खड़ी हो गई, देखने लगी कि क्या चल रहा है। तभी गौरांशी ने देखा वो लोग ड्राइवर के साथ उलझे हुए हैं। तो वहीं एक आदमी जो कि दूसरी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा था, उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी और वो गाड़ी आशुतोष की तरफ बढ़ने लगी। किसी अनहोनी की आशंका से गौरा ने आशुतोष को देखकर जोर से आवाज लगाई, प्रोफेसर साहब। और आशुतोष ने उन्हें पलटकर देखा, पर इससे पहले कि दोनों को समझ पाते उस गाड़ी ने एक जोरदार टक्कर आशुतोष को मारी और गौरांशी की चीख निकल गई। वो आशुतोष की तरफ दौड़ी जो कि खून से लथपथ थे। चोट सिर पर और छाती पर आई हुई थी, खून का फव्वारा फूट पड़ा था। फिर भी हिम्मत करके आशुतोष भी जैसे तैसे उठकर किनारे होने की कोशिश कर रहे थे कि तभी उस गाड़ी ने एक और टक्कर मारी और उसी के साथ आशुतोष खाई की तरफ लुढ़कते हुए चले गए। प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहब। गौरा चीखती हुई बदहवास हो गई, चेहरा लाल और आंखें बहती हुई। कौन हो तुम लोग? क्यों कर रहे हो ये सब? जाने दो हमें। गौरांशी चीखते हुए आशुतोष की तरफ दौड़ी, पर इससे पहले कि वो उन तक पहुंच पाती, गौरा की आंखों के सामने ही आशुतोष खाई में गिर गए। राजा साहब। गौरा की चीख पहाड़ियों के बीच गूंज उठी और एकदम से वो बेहोश हो गई। ये क्या किया तुम लोगों ने? वो ड्राइवर गुस्से से चीखा और उन लोगों ने उसे भी एक तरफ धक्का मारा और अपनी गाड़ी में बैठकर तुरंत फरार हो गए। उस गाड़ी के पीछे जो दूसरी गाड़ी थी जिसमें बैठे लोग ये सारी घटना देख रहे थे, वो तुरंत वहां उतरे और चारों तरफ नजर दौड़ाई और उस खाई की तरफ देखा जहां पर एकदम अंधेरा था और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनमें से 2 लोग वहीं खड़े होकर पुलिस को इन्फॉर्म करने लगे और रेस्क्यू टीम को बुलाने लगे। तो बाकी 2 लोग गौरा को और उस ड्राइवर को लेकर वहां से निकल गए, क्योंकि गौरांशी बेहोश थी और ड्राइवर भी अच्छा खासा घायल था। 1 घंटे के अंदर अंदर वहां पुलिस और रेस्क्यू टीम पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। पूरी रात खोजबीन की गई, पर कहीं से कुछ पता नहीं चला। खाई वैसे भी बहुत गहरी थी और उसमें कौन कहाँ गिरा कोई कुछ नहीं कह सकता था। गौरा अभी भी सदमे के कारण बेहोश थी। उनके डॉक्यूमेंट से उनका फोन नंबर ढूंढकर वहां की पुलिस ने तत्काल ही आशुतोष और गौरांशी के घर पर खबर दी और जैसे ही आशुतोष के घर वालों ने सुना, वो घबराते हुए देहरादून की तरफ निकल पड़े। आशुतोष के घर से उनके चाचा चाची और अथर चल दिए थे। वैशाली और रचिता को उन्होंने घर पर ही छोड़ दिया था। वैशाली वैसे भी प्रेग्नेंट थी और रचिता को भी जाने के लिए उन्होंने मना कर दिया था ताकि वैशाली का ख्याल रख सके। तो वहीं महाराज दिग्विजय के महल में ये सुनते ही हाहाकार मच गया था। गौरा का फोन लगातार बजे जा रहा था। सिस्टर ने बेहोश गौरांशी को देखा और उनका फोन उठाकर खड़े इंस्पेक्टर को दे दिया। सर, इनको कल से होश नहीं आया है और ये देखिए इनका फोन लगातार बज रहा है, आप देख लीजिए किसका है। सिस्टर ने कहा तो इंस्पेक्टर ने फोन की स्क्रीन पर नजर डाली। उस पर बाबा साहब लिखा हुआ था। इंस्पेक्टर ने तुरंत कॉल पिक किया। हेलो, सामने से आवाज आई। हाँ जी, आप कौन बोल रहे हैं? जी, हम दिग्विजय बोल रहे हैं। ये फोन तो हमारी पुत्री गौरांशी का है। आप कौन बोल रहे हैं? महाराज परेशान थे। जी, मैं देहरादून से इंस्पेक्टर रावत बोल रहा हूँ। आपकी बेटी बेहोश है, कल रात से यहाँ अस्पताल में एडमिट है। क्या क्या बोल रहे हैं आप? महाराज दिग्विजय की आवाज में घबराहट थी। लगता है आपको इस बात की खबर नहीं मिली, क्योंकि इनके घर पर एक्सीडेंट की खबर हम भेज चुके हैं। इंस्पेक्टर हैरानी से बोला। वो एक्चुअली हम लंदन में है, इसीलिए हमें पता नहीं है। हो सकता है हमारे घर वाले हमें अभी बताने वाले हों। महाराज बोले तो इंस्पेक्टर ने उन्हें सारी बातें बता दी। इंस्पेक्टर, जो आपके सामने है वो कोई और नहीं, मेरी बेटी है, राजकुमारी गौरांशी। आप उनका पूरा ख्याल रखिएगा। जब तक हमारा परिवार नहीं आता, वो आपकी जिम्मेदारी है। पैसों की कोई भी फिक्र मत कीजिएगा। और हमारे जमाई साहब प्रोफेसर आशुतोष, उनका कुछ पता नहीं चला है महाराज। पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चला, पर अब तक बॉडी नहीं मिली। इंस्पेक्टर बोला। क्या बकवास कर रहे हैं आप? इस तरीके से कैसे बोल सकते हैं आप? वो हमारे जमाई साहब हैं। इस तरीके के शब्द का प्रयोग कृपया मत कीजिए। महाराज नाराज हो गए। माफ कीजिएगा महाराज, पर इतनी ऊंची खाई से गिरने के बाद बचने की तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। रेस्क्यू ऑपरेशन चला रात भर, पर अब तक प्रोफेसर आशुतोष का कहीं कुछ पता नहीं चला। नहीं तो वो जिंदा मिले और ना ही उनकी बॉडी बरामद हुई है। हालांकि हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कीजिए, पूरी कोशिश कीजिए। हमें हमारे आशुतोष सही सलामत चाहिए, समझे आप? महाराज ने कहा और कॉल कट कर दिया। इंस्पेक्टर ने सामने खड़ी कांस्टेबल को देखा। ये तो कोई हाई प्रोफाइल केस लगता है। ये कोई आम लड़की नहीं है, राजकुमारी है। महाराज दिग्विजय सिंह का नाम सुना है आपने? ये उन्हीं की पुत्री है। वही महाराज जो राजनीति में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं और राजस्थान में उनके राजवाड़े अब तक चल रहे हैं। इसका मतलब जो गायब हुए हैं वो इनके पति है, तो वो भी कोई राजकुमार होंगे। हाँ, हो भी सकता है।
बाकी उनके पिताजी ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। वो उन्हें प्रोफेसर बुला रहे थे। ऑपरेशन और भी तेज कर दिया जाए, या तो प्रोफेसर मिल जाए या तो उनकी बॉडी मिल जाए, वरना हम लोगों के लिए मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि ये केस इस तरीके से तो क्लोज नहीं होगा। इंस्पेक्टर ने कहा तो कांस्टेबल बाकी के पुलिस ऑफिसर के साथ एक्सीडेंट साइट पर निकल गए। महाराज का फोन कटा, वैसे ही उनका फोन फिर से बज उठा। फोन राजमहल से था, महारानी सुलोचना का। महाराज, महाराज ये सब क्या हो गया? देखिए ना, ये सब क्या हो गया? आप वहाँ क्या गए? यहाँ इतनी अनहोनी हो गई। आपने गौरी से बात नहीं की थी ना महाराज? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, बस सब सही हो। महाराज आप कुछ कीजिए, हमारे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। सुलोचना लगातार रोए जा रही थी। रणवीर को फोन दीजिए, महाराज ने कहा तो सुलोचना ने रोते हुए फोन रणवीर के हाथों में थमाया, जिनकी खुद की आंखें भरी हुई थी। तो वहीं मंगला रोते रोते महारानी सुलोचना को संभाल रही थी। जी भाई साहब, रणवीर बोले, आप फौरन निकलिए अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर से और सारी अपडेट लीजिए। हम भी जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करते हैं। जो भी सबसे पहली फ्लाइट होगी उसी से आने की कोशिश करते हैं। गौरा को इस समय परिवार की आवश्यकता है। बाकी प्रोफेसर साहब के परिवार से लोग गए हैं कि नहीं, उन्हें खबर है कि नहीं? महाराज ने टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट जाते हुए कहा। उन्हें खबर हो गई है, वो फ्लाइट से निकल गए हैं। हम बस आपको कॉल लगा ही रहे थे कि आपसे बात नहीं हो पा रही थी, इसीलिए अब तक डिले हो गया। रणवीर ने कहा, ऐसी घटना के बाद भी आपको सोचने की आवश्यकता थी कि हमारी परमिशन ले कि नहीं? तुरंत की तुरंत निकलना चाहिए था आपको। चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कीजिए, गौरा और आशुतोष को संभालने की कोशिश कीजिए। लेकिन भाई साहब, आशुतोष का तो अभी कुछ भी पता नहीं चला है। रणवीर धीमे से बोले, पता नहीं चला है तो पता चल जाएगा। वो इस तरीके से नहीं जा सकते। इतना आगे आने के बाद इस तरीके से कुछ भी गलत नहीं हो सकता। हम कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, महाराज दिग्विजय ने कहा और कॉल कट कर दिया। जी, हम अभी देहरादून की तरफ निकल रहे हैं। रणवीर ने मंगला की तरफ देखते हुए कहा, हम भी आपके साथ चलेंगे देवर जी। रणवीर, हमें भी आपके साथ लेकर चलिए। महारानी सुलोचना एकदम से बोली, भाभी साहब, मुझे लगता है आपका जाना ठीक नहीं होगा। आपकी खुद की हालत ठीक नहीं है, वहाँ पर न जाने कैसी स्थिति होगी। कुछ भी हो, हमारी पुत्री से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हमें बहुत फिक्र हो रही है गौरा की। उन पर क्या बीत रही होगी, किस हाल में होंगी वो। उन्हें इस समय हमारी आवश्यकता है। हम आपके साथ जाएंगे, हम आपकी एक भी बात नहीं सुनेंगे। सुलोचना ने कहा तो रणवीर सुलोचना को लेकर तुरंत हेलीकॉप्टर से बाहर निकल गए। शाम होने तक आशुतोष का परिवार और गौरांशी का परिवार दोनों पहुंच चुके थे। पुलिस इंस्पेक्टर से बात होने के बाद वो सीधे अस्पताल में पहुंचे, जहां पर गौरा बेहोश थी। उनके तमाम टेस्ट हो चुके थे और लगातार इलाज चल रहा था, पर बावजूद इसके उन्हें होश नहीं आ रहा था। क्या प्रॉब्लम है? अब तक गौरांशी को होश क्यों नहीं आया? रणवीर ने आते ही पूछा तो डॉक्टर उन्हें अपने साथ कैबिन में ले गए और उन्हें कुछ बातें बताई और रिपोर्ट दिखाई। रणवीर के चेहरे पर तनाव आ गया। उन्होंने तुरंत महाराज को कॉल लगाया, जो कि फ्लाइट चेंज करने के लिए अभी एयरपोर्ट से उतरे ही थे, और उनसे बात की। रणवीर ने महाराज को सारी बातें बताई। उसके बाद डॉक्टर से गौरा की प्रोग्रेस की सारी जानकारी ली। आप गौरा के पास बैठिए भाभी साहब, हम आशुतोष के बारे में पता करते हैं। रणवीर ने उन्हें गौरा के पास छोड़ा, जहाँ पर पहले ही आशुतोष की चाची भी थी। आशुतोष की चाची महारानी को देखते ही रोने लगी। न जाने किसकी नजर लग गई हमारे बच्चों को। हंसते खेलते आए थे दोनों यहाँ पर, पता होता तो कभी आने नहीं देती मैं उन्हें। चाची दुखी थी तो वही हाल सुलोचना का भी था। दोनों दुखी मन से एक दूसरे को सहारा दे रहे थे। 24 घंटे होने आए थे, पर अब तक आशुतोष का कुछ भी नहीं पता चला था। वहीं गौरी भी होश में नहीं आ रही थी। रणवीर, चाचा जी, अथर सभी इंस्पेक्टर के पास थे और आशुतोष के बारे में पूछ रहे थे। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर सच मानिए अब तक नहीं मिल पाए हैं प्रोफेसर साहब। हमें खुद समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें और कैसे जवाब दें महाराज दिग्विजय को, इंस्पेक्टर ने कहा। उनकी बात सुनकर इन लोगों के चेहरे पर भी तनाव आ गया। पूरी रात यूं ही तनाव में बीती और सबको अगली सुबह का इंतजार था, क्योंकि महाराज दिग्विजय अगले दिन पहुंचने वाले थे। वहीं हॉस्पिटल में खड़े एक बंदे ने किसी को कॉल लगाया। अब उनका पूरा परिवार आ गया है यहाँ पर और राजकुमारी अब तक बेहोश है। ठीक है, अब तुम निकलो वहां से, पर नजर बराबर रखना, सामने वाला बोला और कॉल कट कर दिया। अगले दिन भी वो लगातार आशुतोष को ढूंढते रहे, पर कोई खबर नहीं पता चली। ना ही तो वो जीवित मिले और ना ही उनकी बॉडी मिली। आशुतोष के परिवार, रणवीर और सुलोचना बहुत ज्यादा टेंशन में थे और साथ ही बहुत ही ज्यादा दुखी। और महल से लगातार मंगला और शिवा रणवीर से बात करके पूछताछ कर रहे थे, और अर्चिता और वैशाली भी लगातार आशुतोष और गौरा के बारे में पूछ रहे थे। रणवीर, राजवीर और अनिरुद्ध को भी खबर मिल चुकी थी और वो लोग भी नंदिनी और नैना के साथ इंडिया वापस आ रहे थे। देखते ही देखते पूरा दिन बीत गया और शाम हो गई, और उसी के साथ महाराज दिग्विजय हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। उनको देखते ही इंस्पेक्टर और बाकी पुलिस वाले खड़े हो गए। महाराज दिग्विजय को सब बहुत अच्छे से जानते थे। राजस्थान की राजनीति का जाना माना नाम थे वो। क्या अपडेट है? आशुतोष का पता चला? महाराज ने आते ही सवाल किया। नहीं महाराज, अब तक कुछ भी पता नहीं चला है। ये लोग टपकेश्वर महाराज मंदिर से होकर आ रहे थे, ऐसा टैक्सी चालक ने बताया, और उस एरिया में आसन नदी बहती है। बस हम भी अब उसी नदी में खोज कर रहे हैं, शायद। इंस्पेक्टर कहते कहते रुक गया। महाराज के चेहरे पर तनाव आ गया और वो अस्पताल के अंदर गौरा के प्राइवेट वार्ड की तरफ गए। उन्होंने एक नज़र बेहोश गौरांशी को देखा और रणवीर के साथ डॉक्टर के कैबिन की तरफ आ गए। दरवाज़ा बंद हुआ और उन लोगों की बातचीत शुरू हुई। उसके बाद महाराज गौरांशी के पास आए, जो कि अब तक बेहोश थी। इनको होश कब तक आएगा? क्या प्रॉब्लम है? सारी रिपोर्ट्स तो हो गई है, जब कोई दिक्कत नहीं है तो फिर इन्हें होश क्यों नहीं आ रहा है? महाराज ने डॉक्टर की तरफ देखा। हम खुद नहीं समझ पा रहे महाराज, शायद इन्हें बहुत गहरा सदमा लगा है, बर्दाश्त नहीं कर पाई है, शायद इसी वजह से बेहोश है। पर आप चिंता मत कीजिए, इन्हें जल्दी होश आ जाएगा। हमें खुद इस बात की चिंता है कि अगर इन्हें जल्दी होश नहीं आया तो कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो जाए, डॉक्टर ने कहा। महाराज ने भरी आंखों से गौरांशी की तरफ देखा, जिनका चेहरा कुंभला गया था और एकदम निस्तेज थी वो। महाराज उनके पास आकर बैठे और उनके माथे पर हाथ रखा। गौरा बेटा, क्या हुआ? उठिए, आप इस तरीके से कमजोर नहीं हो सकती। आप तो हमारी बहादुर राजकुमारी हैं, बहुत बहादुर हैं आप इस तरीके से कमजोर नहीं पड़ सकती। महाराज ने धीमे धीमे उनके माथे को सहलाते हुए कहा। वहीं गौरा के सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी घटना चलचित्र की तरह चल रही थी। वो एक्सीडेंट होना और आशुतोष का उस खाई की तरफ लुढ़क जाना। प्रोफेसर साहब! गौरांशी एकदम से आशुतोष का नाम लेते ही चीख कर उठ गई। महाराज और बाकी सबको देखकर उन्हें एक पल को कुछ समझ नहीं आया, और जैसे ही पुरानी बातें याद आई, वो एकदम से बिस्तर से उठकर भागने लगी। प्रोफेसर साहब,
और उन्हें रणवीर और महाराज ने तुरंत पकड़ लिया। कहाँ जा रही हैं आप गौरी? आपको आराम की आवश्यकता है। 2 दिन बाद आपको होश आया है, आराम कीजिए। महाराज बोले, नहीं बाबा नहीं, हम विश्राम नहीं कर सकते। वो प्रोफेसर साहब, वो लोगों ने प्रोफेसर साहब को टक्कर मारी। वो खाई के नीचे गिर गए बाबा साहब। उन्हें हमारी जरूरत है, चलिए हमारे साथ। उन्हें ढूंढ के लाना है हमें। पता नहीं उन्हें कितनी चोट आई होगी। गौरांशी रोते बिलखते चीख कर बोली और बाहर जाने की कोशिश करती रही। महाराज दिग्विजय ने उन्हें थामा और उन्हें वापस से बेड पर बिठाया और उनके पास बैठ गए। गौरव, समझने की कोशिश कीजिए। आप इस तरीके से कमजोर होंगी तो कैसे चलेगा? आप तो हमारी बहादुर बिटिया है ना, राजकुमारी हैं आप। आपको इस तरीके से कमजोर होने का अधिकार नहीं है। अब तो उनके ना रहने से आपकी जिम्मेदारी दुगनी हो गई है। आप इस तरीके से खुद को कमजोर नहीं कर सकती। क्या कहा आपने? क्या कहा आपने बाबा साहब? उनके ना रहने से मतलब? आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं बाबा साहब? गौरांशी गुस्से से उठ खड़ी हुई। आपको इस तरीके से बोलने का अधिकार नहीं है बाबा साहब। किसी को इस तरीके से बोलने का अधिकार नहीं है। कुछ भी नहीं हुआ हमारे प्रोफेसर साहब को। उन्हें कुछ नहीं हो सकता। उनका अब तक कुछ पता नहीं चला है गौरा। 2 दिन हो गए ढूंढते ढूंढते, और अब हम इसी निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि रणवीर बोले तो गौरा ने गुस्से से हथेली सामने कर दी। बस बस कीजिए काका साहब, आप भूलिए मत, आप हमारे पति के विषय में बात कर रहे हैं। उनके विरुद्ध हम कुछ भी नहीं सुन सकते। और वो बस मिल नहीं रहे ना, तो मिल जाएंगे। पर आप इस तरीके की बातें मत कीजिए कि हम आपके और हमारे रिश्ते का लिहाज भूल जाएं और आपका अपमान कर बैठे। गौरी बोली और फिर से वापस बाहर जाने लगी। आप समझने की कोशिश कीजिए गौरा, आप 2 दिन से बेहोश हैं। इन 2 दिनों में लगातार आशुतोष की खोज की जा रही है और उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। तो हम लोगों को भी यही लगता है कि कहते कहते महाराज रुक गए। नहीं, ये नहीं हो सकता बाबा साहब, वो हमें छोड़कर नहीं जा सकते। कहीं भी नहीं जा सकते, वो नहीं जा सकते। वो कहीं नहीं जा सकते। आप सब लोग गलत बोल रहे हैं। वो हमें अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। हाँ, हम कुछ नहीं जानते बाबा साहब। आप उन्हें लेकर आइए, उन्हें कहीं से भी लेकर आइए। गौरांशी के आंसू निकलने लगे और चेहरा लाल हो गया। महाराज ने उन्हें अपने गले से लगा लिया। खुद को संभालिए गौरा, खुद को हिम्मत दीजिए। इस तरीके से कमजोर नहीं होना है हमें। प्लीज बाबा साहब, उन्हें ढूंढ लाइए, कहीं से तो लेकर आइए उन्हें। हम जानते हैं आप सब कर सकते हैं। उन्हें ढूंढ कर लेकर आइए। हमारी जिंदगी है वो बाबा साहब, हम नहीं जी पाएंगे उनके बिना। प्लीज प्लीज बाबा साहब, उन्हें ढूंढ कर लाइए। जब शशांक खोए थे तो आपने तो उन्हें हमारे जीवन में वापस लाया था ना। प्लीज हमारे आशुतोष को वापस लाइए। अब शायद ये संभव नहीं है गौरा, महाराज ने एक नजर इंस्पेक्टर को देखकर कहा। क्यों क्यों संभव नहीं है? आपके लिए सब संभव है। और आपने तो कहा था ना कि आप लोग हर समय नजर रखते हैं। फिर क्यों नहीं की उनकी सुरक्षा? कैसी सेफ्टी है आपकी बाबा साहब? आपने नहीं संभाल पाए। आपके रहते उन पर हमला कैसे हुआ बाबा साहब? प्लीज बाबा साहब, उन्हें ढूंढ कर लाइए। वो विक्रांत, हाँ वो विक्रांत से पूछिए बाबा साहब, उसी ने किया ये सब। क्या बोल रही हैं आप? महाराज ने कहा। हाँ, इसी के लिए तो हम आपको फोन लगा रहे थे बाबा साहब। विक्रांत को सच्चाई पता चल गई थी। विक्रांत जान गए थे कि प्रोफेसर साहब कोई और नहीं, राजकुमार आशुतोष शशांक विश्वजीत बुंदेला है। और उन्होंने हमें धमकी दी थी कि वो हमसे बदला लेंगे। हमने आपको फोन भी लगाया था बाबा साहब, पर आपसे बात नहीं हो पाई। गौरांशी दुखी होकर बोली और रोते रोते वापस से बेहोश हो गई। महाराज ने डॉक्टर को इशारा किया तो वो और सिस्टर गौरांशी को संभालने लगे। महाराज की आंखें सुर्ख लाल हो गई थी और वहीं महारानी का रो रोकर बुरा हाल था। आशुतोष के चाचा भी बेहद दुखी थे। चाची भी लगातार रोई जा रही थी और रणवीर, उन्हें तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ये सब क्या है भाई साहब? प्रोफेसर आशुतोष राजकुमार है, मतलब विश्वजीत सिंह बुंदेला के वो बेटे जो उस दुर्घटना में। कहते कहते रणवीर रुक गए। वही है आशुतोष जिसके साथ गौरा का संबंध तय किया था हमने। उन्हें बचाकर और छुपा कर रखा था अब तक। नाम और पहचान दोनों बदल दी थी। महाराज बोले। पर क्या फायदा निकला महाराज, उनको बचाने का, छुपाने का। आखिर इतने दिनों बाद दुश्मनों ने अपनी चाल फिर से चल दी ना। आपको ध्यान रखना चाहिए था महाराज। उनके साथ साथ हमारी पुत्री का भी जीवन बर्बाद हो गया। देखिए गौरा की हालत क्या हो गई है महाराज। वो बहुत प्रेम करती है आशुतोष को। महाराज, कैसे भी करके आशुतोष को ढूंढने की कोशिश कीजिए। सुलोचना महाराज के आगे आकर हाथ जोड़कर बोली। इन सब बातों से अनजान अथर्व और चाची हैरानी से चाचा की तरफ देख रहे थे। तो चाचा जी ने पलके झपकाकर महाराज की बातों की पुष्टि कर दी और चाची दुखी होकर गौरा के पास आकर बैठकर उनके हाथों को थाम लिया। गौरा के दर्द का एहसास उन्हें शिद्दत से महसूस हो रहा था। महाराज ने वहां से निकल के विक्रांत को कॉल किया। अहो भाग्य हमारे, महाराज दिग्विजय ने हमें याद किया। विक्रांत बोला। बकवास बंद करो अपनी और बताओ हमारे जमाई साहब कहाँ है? क्या किया है तुमने उनके साथ? हम छोड़ेंगे नहीं तुमको। अगर तुमने उन्हें अगवा किया है तो छोड़ दो, अन्यथा परिणाम बहुत भयंकर होगा। महाराज दिग्विजय गुस्से से बोले। ये क्या कह रहे हैं आप महाराज? हमने सुनी उनके एक्सीडेंट की बात। आजकल हर न्यूज चैनल पर वही चल रहा है। आपकी पुत्री और आपके दामाद की खबरें छाई हुई हैं। पर यकीन मानिए हमारा इस बात से कोई लेना देना नहीं है। हम भला क्यों कोई नुकसान पहुंचाएंगे आपके दामाद को? तुम क्या करोगे और क्या नहीं, हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। तुम ही हो जो लगातार उनके जीवन के पीछे पड़े हुए थे। तुमने पहले भी उन्हें जान से मारने की कोशिश की है और हम जानते हैं इस बार भी इसके पीछे तुम्हारा ही हाथ है। पर अगर हम ऐसा करेंगे तो करेंगे क्यों? हमारी क्या दुश्मनी आपसे और आपके दामाद से? इन सब में हमें उलझाने से बेहतर है कि उन्हें ढूंढने का प्रयास करें महाराज। और इस तरीके के झूठे आरोप हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। विक्रांत ने नाराजगी दिखाई। आप भलीभांति जानते हैं कि आप उनके पीछे क्यों पड़ेंगे। इसीलिए ना, क्योंकि आप जान गए थे कि आशुतोष महाराज विश्वजीत सिंह बुंदेला का पुत्र है, जो कि उस रियासत के उत्तराधिकारी हैं और उस पूरी जमीन जायदाद के इकलौते वारिस
जिस पर आप अपने भांजे रुद्रांश को बिठाना चाहते हैं। महाराज, हम फिर से आपसे कह रहे हैं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, ना ही हमने महल में कभी कुछ गलत किया है और ना ही हम कुछ गलत करेंगे। हम पर शक करने से बेहतर होगा कि आप उन्हें ढूंढने की कोशिश कीजिए, क्या पता मिल जाए आपको। बाकी अधिकार तो रुद्रांश का ही था और रुद्रांश का ही रहेगा। जिस इंसान की कोई खोज खबर ही नहीं, जो छिप कर रह रहा हो, उसे सत्ता की क्या आवश्यकता। और वैसे भी अभी तक बड़े महाराज की वसीयत खुली नहीं है और 1 महीने बाद उसी दिन खुलनी चाहिए जिस दिन राज्य अभिषेक होगा। और उस वसीयत में क्या लिखा है वो ही डिसाइड करेगा कि सत्ता, जमीन, जायदाद और ये महल पर किसका अधिकार। और हमें पूरा विश्वास है कि उसमें अधिकार राजकुमार शशांक को ही मिलेगा। दिग्विजय शांति से बोले। पर अब तो राजकुमार शशांक रहे नहीं, तो फिर कैसे मिलेगा महाराज? विक्रांत ढीठ हंसी के साथ बोला। इसीलिए तो हमने कहा कि ये आपकी चाल है। बताइए कहाँ है शशांक? और अगर उन्हें आपने कुछ कर दिया है तो आप भूलिएगा मत, हम दुनिया इधर से उधर कर देंगे। जब हम अपने मित्र के पुत्र के लिए इतना सब कुछ कर सकते हैं तो अब तो राजकुमार शशांक हमारी पुत्री के जीवन से जुड़े हुए। जो हमारी पुत्री की खुशियों के आगे आएगा उसे हम कभी नहीं छोड़ेंगे। और आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हमें आशुतोष मिल जाए, क्योंकि अगर हमें आशुतोष नहीं मिले तो आपकी बर्बादी निश्चित है। महाराज दिग्विजय ने कहा और कॉल कट कर दिया। ये सब क्या है भाई साहब? ये क्या हो रहा है? पहले तो हम समझते थे कि शशांक अब इस दुनिया में नहीं है, और अब पता चलता है कि शशांक को आपने बचाकर और छुपाकर रखा था और हमारी गौरी के पति वही है। आखिर ये क्या हो रहा है भाई साहब? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। रणवीर बेहद परेशान थे। उनके जीवन को सुरक्षित करने के लिए हमने इतना सब किया था, उन्हें छुपा कर रखा, उनके साथ गौरा का विवाह कराया। दिग्विजय ने गहरी सांस ली। ऐसी बात थी तो आपने उन्हें यहाँ आने से रोका क्यों नहीं? उनकी सुरक्षा कमजोर कैसे हो गई भाई साहब? हमें तो ये नहीं समझ आ रहा भाई साहब कि अब तक आपने उन्हें सुरक्षित रखा तो ये भूल कैसे हो गई? रणवीर बोले। महाराज ने उनके कंधे पर हाथ रखा। हम समझते हैं आपकी चिंता, पर वो यहाँ आने वाले थे, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अगर हमें पता होता तो हम यहाँ पर उनकी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करते। अभी तो भगवान से ही प्रार्थना है कि आशुतोष हमें मिल जाए, क्योंकि इतने सालों तक हमने जो प्रयास किए हैं वो सब एक पल में विफल हो जाएंगे। और अगर आशुतोष को कुछ हो गया तो ये सिर्फ सत्ता और पावर की जंग नहीं, ये जंग सत्य और असत्य की है, न्याय और अन्याय की है। और उनके साथ अब हमारी पुत्री का भाग्य जुड़ा है। हम गौरा को यूं बिखरते टूटते नहीं देख सकते। महाराज ने परेशान होकर कहा। नदी में खोज जारी है भाई साहब, और अगर विक्रांत इसमें शामिल है तो उन्हें सबक सिखाया जाएगा। रणवीर बोले और वो लोग वापस से इंस्पेक्टर के पास आ गए ताकि उन्हें कोई अपडेट मिल सके। तो वहीं गौरा को रह रहकर होश आता था और फिर वो वापस से बेहोश हो जाती थी। सदमा बहुत गहरा था और वो इस बात को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। जैसे ही उन्हें होश आता, आशुतोष को ना देखती और फिर सबसे आशुतोष के बारे में पूछती। जब नकारात्मक जवाब मिलता तो उन्हें फिर से बेहोशी के दौरे पड़ जाते। डॉक्टर्स उन्हें मैनेज करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, मगर उनकी स्थिति में कोई सुधार न था। महाराज, हमें लगता है गौरा को हमें यहाँ से लेकर चले जाना चाहिए, किसी बड़े हॉस्पिटल में दिखाना होगा। यहाँ उनकी हालत स्थिर नहीं हो रही है। महारानी सुलोचना ने दुखी होकर कहा। हमने पूरी तैयारी कर ली है, पर हम इस तरीके से तो नहीं जा सकते ना। पहले आशुतोष के बारे में तो पता करना पड़ेगा, आखिर वो कहाँ है, क्यों उनके बारे में कुछ खबर नहीं मिल रही है। हम इस तरीके से तो सब कुछ छोड़कर नहीं जा सकते, महाराज ने कहा। और चाचा जी ने आकर उनके सामने हाथ जोड़ लिए। आप गौरांशी के जाने का प्रबंध कीजिए महाराज, उन्हीं को जो मंजूर होगा वो तो हो जाएगा। हम एक के जीवित होने की उम्मीद के साथ दूसरे के जीवन के साथ खतरा तो मोल नहीं ले सकते ना। गौरांशी की हालत ठीक नहीं है, यहाँ उनका इलाज अच्छे से नहीं हो पाएगा। आशुतोष अगर आने होंगे वापस तो आ जाएंगे, आगे ईश्वर की इच्छा। पर हम आशुतोष के इंतजार में गौरांशी को तो मौत के मुंह में नहीं जाने दे सकते। महाराज ने उनके कंधे पर हाथ रखा। आशुतोष भी जल्द ही मिल जाएंगे। और फिर महाराज ने तुरंत ही प्राइवेट हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया। रणवीर के साथ गौरांशी, सुलोचना और चाची तीनों निकल गए। अथर्व, महाराज, चाचा जी वो सब वहीं रुके रहे ताकि आशुतोष के बारे में जानकारी मिल सके। शाम का समय था और महाराज, दिग्विजय, चाचा जी और अथर्व होटल रूम में बैठे थे। खोज अब भी लगातार जारी है, पर अब तक आशुतोष नहीं मिले कि तभी महाराज का फोन बज उठा। उन्होंने देखा तो इंस्पेक्टर का कॉल था। हाँ इंस्पेक्टर, कहिए। सर आप लोग आ जाइए, नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन पर एक बॉडी मिली है, आप आकर शिनाख्त कर लीजिए। इंस्पेक्टर ने कहा तो महाराज के हाथ पांव कांप उठे। फोन स्पीकर पर था तो बाकी लोगों ने भी सुना। महाराज ने अथर्व और चाचा जी की तरफ देखा और फिर चलने का इशारा किया। तीनों लोग दिल में दहशत लिए और आंखों में आंसू भरे साइड पर पहुंचे। सर बॉडी पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, पर फिर भी आप लोग पहचान सकते हैं, क्योंकि कुछ चीजें अभी भी ऐसी हैं जो पहचानी जा सकती है। इंस्पेक्टर ने कहा तो चाचा जी, अथर्व और महाराज ने बॉडी को देखा। बॉडी शत बिशत हो चुकी थी क्योंकि मछलियों ने उन्हें खा लिया था, और बॉडी के कुछ हिस्से ठीक थे। उनकी उंगली में एक अंगूठी थी, जिसे देख अथर्व और चाचा ने पुष्टि की कि ये आशुतोष ही है। तो गले में पहनी महाराज दिग्विजय की दी शाही चेन से महाराज दिग्विजय ने शिनाख्त कर दी। ये अंगूठी मैंने दी थी आशुतोष और गौरांशी के विवाह पर, ये वही अंगूठी है। अथर्व ने रोते हुए कहा। महाराज की आंखों में भी आंसू भर आए। आप फॉर्मेलिटीज कर दीजिए, हम बॉडी को अपने शहर ले जाना चाहेंगे, अंतिम संस्कार वहीं होगा, महाराज ने दुखी होकर कहा। इंस्पेक्टर फॉर्मेलिटी करने लगा। आप लोग देखिए, हमारा तो जी घबरा रहा है, हम जरा आते हैं, महाराज बोले और वहां से आगे बढ़ गए। आगे चलते हुए उन्होंने कॉल लगाया। हेलो, सामने से कुछ कहा गया। ठीक है, हम अभी आते हैं, महाराज ने कहा और तुरंत वहां से एक टैक्सी ली और निकल गए। उधर महाराज विक्रांत के महल में विक्रांत परेशान था, इधर से उधर घूम रहा था। क्या हुआ महाराज, आखिर बताइए तो सही, उसके असिस्टेंट ने कहा। हमें तो ये बात नहीं समझ आ रही कि आखिर आशुतोष पर हमला किया किसने, क्योंकि हमारे आदमियों ने तो हमला नहीं किया था। क्या कह रहे हैं आप महाराज? पर हमने तो अपने आदमी भेजे थे वहां पर, उन दोनों को खत्म करने के लिए, असिस्टेंट ने कहा। हाँ, हमने अपने लोग भेजे थे,
क्योंकि हम भी आशुतोष को खत्म करना चाहते थे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये हमला हमारे आदमियों ने नहीं किया है। विक्रांत ने गहरी सांस ली। फिर ये कौन है जिसने आशुतोष पर हमला किया है? असिस्टेंट हैरानी से बोला। वही बात तो हमें समझ नहीं आ रही। और सबसे बड़ी बात कि अगर हमने हमला किया होता और आशुतोष खत्म हो जाता तो कम से कम दिल को सुकून रहता और महाराज दिग्विजय की दुश्मनी को हम सह लेते। पर यहाँ तो हमने कुछ भी नहीं किया और बेवजह ही महाराज दिग्विजय हमारे दुश्मन बन गए। पर यह भी तो सोचने वाली बात है महाराज कि अगर हमने नहीं किया तो किसने किया है? असिस्टेंट बोला। यही तो हमें समझ नहीं आ रहा कि आखिर उनका दूसरा दुश्मन पैदा कहाँ से हो गया जिसने हमसे पहले आशुतोष को खत्म कर दिया। पर महाराज आपको तो खुश होना चाहिए, आखिर हम जो चाहते थे वही हुआ। अभी अभी खबर मिली है कि उनकी बॉडी मिल चुकी है और महाराज के साथ अथर्व और उनके पिताजी ने बॉडी की शिनाख्त कर ली। तो अब तो हमारे रास्ते का कांटा पूरी तरह से हट चुका है। तो क्या फर्क पड़ता है कि वो काम हमने किया या किसी और ने किया? असिस्टेंट ने दांत दिखाए। फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर कोई और नया दुश्मन है तो जरूरी तो नहीं कि वो सिर्फ आशुतोष का दुश्मन हो, रुद्रांश के भी तो दुश्मन हो सकते हैं। कहना चाहिए कि महाराज निरंजन के महल या बुंदेला परिवार से कोई और दुश्मन भी तो हो सकता है। हम नहीं चाहते थे कि कोई और नया दुश्मन पैदा हो और अभी तक हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर चल क्या रहा है। विक्रांत बेहद परेशान थे और बेचैनी से घूम रहे थे। तभी अचानक से वो रुका और उसने असिस्टेंट की तरफ देखा। रुद्रांश कहाँ है? उनका कुछ पता चला? विक्रांत ने बोला। अब उस दिन शेखर पर हमला हुआ था, उसके बाद वो शेखर को लेकर निकल चुके थे। उसके बाद हमारे आदमियों को चमका दिया था उन्होंने, तब से वो गायब है। उनकी कोई भी खबर नहीं मिल रही है, फोन भी पिक नहीं कर रहे हैं वो। असिस्टेंट धीमे से बोला। क्या बकवास कर रहे हो? इस तरीके से काम करोगे तो कैसे चलेगा? भूलो मत, रुद्रांश के लिए हमने ये सब किया है, उन्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए। नहीं महाराज, कोई नेगेटिव बात नहीं है, पर जहां तक मुझे लगता है वो शेखर के साथ किसी गुप्त जगह पर है। भले ही आप उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं, पर इस समय इन सबके साथ आपके सबसे ज्यादा खिलाफ रुद्रांश ही है। महाराज, आप उन्हें सारी सच्चाई बता दीजिए और अपने साथ शामिल कर लीजिए। असिस्टेंट ने मुफ्त की सलाह दी तो विक्रांत ने उन्हें घूर कर देखा। महाराज, उन्हें तो यही लगता होगा कि उनके भाई के साथ गलत हुआ है, किसी ने उनकी हत्या की है और अब वो उन्हें न्याय दिलाना चाहते हैं। अगर आप उन्हें सच्चाई बता देंगे तो शायद वो हमारे साथ हो जाए। और तुम्हें क्या लगता है, रुद्रांश सच्चाई नहीं जानते कि ये सब उन्हीं के लिए हो रहा है? पर न जाने कैसे आदर्शवादिता का भूत सवार हुआ है उनके ऊपर। उन्हें सब कुछ सही करना है, गलत का साथ नहीं देते वो। हमें तो ये समझ नहीं आता कि आखिर उनमें ये सारे गुण आए कहां से हैं? विक्रांत ने परेशान होकर कहा। शायद उनके माता पिता निरंजन और भावना बाईसा से। अभी तुम रुद्रांश को छोड़ो, उनसे हम बात कर लेंगे, हमारा कॉल जरूर पिक कर लेंगे वो। तुम बस अभी ये पता करने की कोशिश करो कि आखिर ये दूसरा व्यक्ति है कौन जिसने आशुतोष पर हमला किया है और उनकी जान ले ली। आखिर इतनी तगड़ी दुश्मनी किसकी हो सकती है आशुतोष के साथ? विक्रांत ने कहा तो उसका असिस्टेंट वहां से तुरंत चला गया। बाहर निकलते ही उसने महाराज दिग्विजय को कॉल लगाया। सुन लिया आपने महाराज? असिस्टेंट बोला। वेल डन मल्होत्रा, बस ऐसे ही खबर देते रहो, हम तुम्हें माला माल कर देंगे। पैसे की चाहत नहीं है राजा साहब, आपके बहुत उपकार हैं हम पर, आपके काम आ गया, अब धन्य हो जाऊंगा। असिस्टेंट बोला और कॉल कर दिया। विक्रांत ने तुरंत रुद्रांश को कॉल लगाया। उनका नंबर देखते ही रुद्रांश ने फोन उठा लिया। कहाँ हैं आप रुद्रांश? हम आपको कब से ढूंढ रहे हैं, आपसे बात करने की कब से कोशिश कर रहे हैं हम, पर आप है कि आपका कुछ पता ही नहीं। इस तरीके से बचकानी हरकतें कब तक करते रहेंगे आप? भूलिए मत, जल्दी ही आपका राज्याभिषेक होने वाला है और आप राजा बनने वाले। विक्रांत गुस्से से बोले, पर रुद्रांश खामोश रहे। आप कुछ बोलिए भी। विक्रांत को उनका खामोश रहना पसंद नहीं आया। एक अच्छे राजा में ये गुण होना चाहिए कि वो न्याय करे, सबकी भलाई का सोचे, अपने व्यक्तित्व स्वार्थ को एक तरफ रखकर सच्चाई का साथ दे। और हम बस वही करने की कोशिश कर रहे हैं मामा साहब। अब राजा बनना है तो राजा के गुण तो होने चाहिए ना हमें। रुद्रांश ने शांति से कहा। ये बात भी ठीक है, राजा के गुण तो होने चाहिए, बाकी पुरानी बातें हमें समझ नहीं आती। एक राजा सबसे पहले खुद के बारे में सोचता है, और आप भी अपने ही बारे में सोचिए, अपनी सत्ता के बारे में सोचिए, अपने पावर के बारे में सोचिए, और हाँ, उतना ही सोचना है जितने की जरूरत है। विक्रांत ने कहा। सबकी अपनी अपनी सोच है मामा साहब। आप बताइए कैसे याद किया आपने? आखिर आप हैं कहाँ, ये बताइए। विक्रांत ने फिर सवाल किया। क्या मामा साहब, आप तो इस तरीके से मुझ पर नजर रखे हुए हैं जैसे कि कोई छोटा बच्चा हूँ मैं। अपने दोस्तों के साथ घूमने आया हूँ मैं। कहाँ गए हैं आप? हमें बताकर तो जा सकते थे ना, ताकि हम आपकी सुरक्षा की व्यवस्था कर सके। मैं अपने मासा और बाबा साहब को बताकर आया हूँ मामा साहब, और वैसे भी मुझे क्या होने वाला है, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता मामा साहब, आप फिक्र मत कीजिए। बाकी आपकी तसल्ली के लिए बता देता हूँ, मैं मसूरी और देहरादून आया हूँ, कल शाम को यहाँ से वापस चला जाऊँगा। इतना परेशान मत होइए। क्या मसूरी गए हैं आप? आपने खबर सुनी महाराज दिग्विजय के जवाई साहब के बारे में? विक्रांत ने कहा। हाँ सुनी खबर, बड़े ही अच्छे इंसान थे, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ और किसने किया। बाकी भगवान अच्छे लोगों को जल्दी ही बुला लेता है, जबकि धरती पर बोझ बने हुए तमाम पापी और घटिया लोग अंत काल तक जीवित रहते हैं, जिनके बारे में ईश्वर सोचता भी नहीं। रुद्रांश तंज कसते हुए बोला। आप क्या बेतुकी बातें कर रहे हैं? जल्दी से जल्दी वापस आइए, हमें आपकी चिंता हो रही है, न जाने कब कौन सा दुश्मन सामने आ जाए। आप फिक्र मत कीजिए मामा साहब, मुझे कुछ नहीं होगा, कल शाम तक वापस आ जाऊंगा मैं। आशुतोष के अंतिम संस्कार में शामिल भी तो होना है। रुद्रांश ने कहा और कॉल कर दिया। सारी फॉर्मेलिटीज होने के बाद वो लोग बॉडी को लेकर वापस राजस्थान निकल गए। उधर आशुतोष की खबर सुनकर अर्चिता और वैशाली बेहद दुखी हुए। अब जबकि कंफर्म हो गया था कि आशुतोष नहीं रहे, तो दोनों परिवारों में दुख पसरा हुआ था। वैशाली को तो जैसे तैसे अर्चिता ने थोड़ा बहुत खाना खिला दिया, क्योंकि वो जानती थी कि इस समय वैशाली का भूखा रहना सही नहीं। पर अर्चिता के मुंह से तो निवाला नीचे ही नहीं गया। आंसू लगातार बहते रहे और वो टेबल पर सर टिकाए बस रोए जा रही थी कि तभी किसी ने कंधे पर हाथ रखा। अर्चिता ने सर उठाकर देखा तो सामने माधव खड़ा था। उसने अर्चिता के चेहरे से हाथ लगाया
और उसके आंसुओं को पोंछा। अर्चिता जी, मैं जानता हूँ कि आप तकलीफ में हैं, लेकिन इस तरीके से भूखी रहने से कोई तकलीफ तो कम नहीं होगी ना। आपको वैशाली भाभी का ख्याल रखना है, और अभी आपकी मम्मी पापा भी यहाँ नहीं है। इस तरीके से अगर आप कमज़ोर पड़ जाएंगे तो कैसे चलेगा? आप तो समझदार हैं, एक डॉक्टर है, फिर इस तरीके से नासमझी क्यों कर रही हैं आप? माधव, माधव, आशुतोष भैया। अर्चिता बेहद दुखी थी। उनके जाने का दुख सबको होगा अर्चिता, पर जीना तो पड़ेगा ना। आप ही ने मुझे सिखाया था कि जिंदगी रुकने से नहीं बल्कि चलते रहने से आगे बढ़ती है, और मैं देख रहा हूँ कि 2 दिन हो गए और आपने कुछ भी नहीं खाया है। माधव ने एक और तोड़कर अर्चिता की तरफ बढ़ाया तो अर्चिता एकदम से उससे लिपट गई। क्यों हुआ ये सब माधव? क्यों हुआ मेरे भैया के साथ? वो तो कितने अच्छे थे, कभी किसी के लिए कुछ गलत नहीं सोचा उन्होंने। क्यों किस्मत हर बार उन्हीं के साथ गलत करती है? भगवान को भी उन पर दया नहीं आई। सब कुछ तो छीन लिया था भगवान ने उनसे, फिर क्यों किया ऐसा? माधव, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। मेरे भैया मुझे छोड़कर चले गए। अर्चिता रोए जा रही थी और माधव धीमे धीमे उसके बालों को सहला रहे थे। जब अर्चिता का मन हल्का हुआ तो वो माधव से दूर होकर सीधी कुर्सी पर बैठ गई। सॉरी, वो मैं, अर्चिता झेप के बोली। इट्स ओके अर्चिता जी, एक दिन जब कुछ ना याद आने के कारण मैं भी घर गया था, तब आपने भी मुझे ऐसे ही संभाला था। ज़्यादा मुझे नहीं पता, पर पिछले कुछ महीनों के अनुभव से मैंने जाना है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता, सब ईश्वर के हाथ में होता है। वो चाहे जैसा करे, हम बस स्वीकार कर लेंगे तो हमारी तकलीफ कम होगी। इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि मैं आपकी तकलीफ कम नहीं कर सकता। मैं आपसे बस इतना कहूँगा कि हिम्मत रखिए। फिर आपकी भाभी भी तो है, वो भी सदमे में है। इस समय आपके परिवार को, आपकी भाभी को आपकी बेहद ज़रूरत है। आपको मजबूत बनना होगा अर्चिता, माधव ने कहा तो अर्चिता ने अपने आंसू पोंछे और गर्दन झुका ली। माधव ने चम्मच से दाल चावल लिया और उनके मुंह की तरफ बढ़ा दिया। अर्चिता ने इस बार विरोध नहीं किया और खाना खाने लगी। उसको खाना खिलाने के बाद माधव ने उसे पानी दिया और उसके सिर पर हाथ रखा। मैं जानता हूँ कि मेरा कोई अधिकार नहीं है और ना मुझे ये कहना चाहिए, पर फिर भी इतना कहूँगा कि खुद को मजबूत बनाइए और अपने परिवार का सहारा बनिए। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आप जो चाहे मुझसे कह सकती हैं। अपनी तकलीफ, अपने मन की बात तुम्हारा अधिकार है माधव, मैंने दिया है तुम्हें ये अधिकार, इसीलिए आप मत कहना कि अधिकार नहीं है। थैंक्स, माधव मुस्कुरा के बोला तो अर्चिता ने कोई जवाब नहीं दिया और माधव वापस से सर्वेंट क्वार्टर की तरफ जाने लगे। माधव, तुमने खाना खाया है? तभी अर्चिता की आवाज़ उनके कानों में पड़ी तो उसने पलट कर देखा। अब खा लूँगा। जब तक उसने नहीं खाया जो मेरे जीवन में मेरे जिंदा रहने का कारण है, मेरे इस घर में रहने का कारण है, तब तक मेरे गले से खाना कैसे उतरता? आप तो मेरे लिए उस ईश्वर की तरह है अर्चिता, जो इंसान को जीवन देता है। आपने मुझे नया जीवन दिया है और जब तक मेरा ईश्वर खाना नहीं खाता, मैं भला कैसे खा लेता? माधव बोला तो अर्चिता बस उसे देखती रह गई और माधव धीमे कदमों से बाहर निकल के जाने लगा। तुम दोनों बैठो, मैं खाना लेकर आती हूँ। आस्था बोली तो माधव ने उसकी तरफ देखा। नहीं आस्था दीदी, मैं अपने रूम में खा लूँगा, माधव संकोच से बोला। अरे नहीं, यहीं बैठो। आस्था ने उसे बिठाया और आंसू पोंछते हुए रसोई में चली गई। महाराज दिग्विजय, चाचा जी और अथर्व आशुतोष की बॉडी को लेकर शहर पहुंच चुके थे और महाराज ने बॉडी को अपने महल में ही ले जाने की बात कही। वैसे भी अब दोनों परिवार जानते थे कि आशुतोष राजकुमार थे, तो महाराज ने तय किया कि उनका अंतिम संस्कार राजकुमारों की तरह होगा, यूं गुमनामों की तरह नहीं। अब उन्हें किसी का कोई डर नहीं था। महल में ही अर्चिता, आस्था और वैशाली भी आ गए, तो वहीं राजवीर और अनिरुद्ध भी आ चुके थे। अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हो गई थी और गौरांशी अब तक अस्पताल में एडमिट थी। गौरा का क्या हुआ? वो ठीक तो है? महाराज ने रणवीर की तरफ देखकर कहा। वो ठीक है, लेकिन जब से उन्हें होश आया है वो किसी से कोई बात नहीं कर रही है, बस दीवार की तरफ एक टक देख रही है। न जाने क्या हो गया है हमारी गौरा को भाई साहब। रणवीर के आंसू निकलने लगे। दर्द जब हद से ज़्यादा हो जाता है तो कई बार इंसान के आंसू निकलने भी रुक जाते हैं। वही आज गौरा की हालत है, हम समझ सकते हैं, पर आप फिक्र मत कीजिए। जो भी स्थिति है उन्हें उसका सामना करना होगा और उन्हें मजबूत भी बनना होगा। उन्हें डिस्चार्ज करा के लाइए, अंतिम संस्कार के समय उनका यहाँ उपस्थित होना आवश्यक है। महाराज ने कहा। राजवीर दोनों अस्पताल जाकर गौरा को ले आए, पर उनकी हालत वैसी ही थी। वो किसी से बात नहीं कर रही थी, ना ही किसी की तरफ देख रही थी, एकदम खामोश सुन्न होकर बैठी हुई थी, जैसे उन्हें कोई होश ही नहीं। महाराज और उनके परिवार ने ले जाकर उन्हें उस पूरे तरीके से कवर्ड बॉडी के पास बैठा दिया, पर गौरांशी ने अभी भी कोई बात नहीं की। गौरा बेटा, अंतिम दर्शन कर लो, फिर हम आशुतोष के अंतिम संस्कार के लिए निकल रहे हैं, महाराज ने कहा। तो गौरा ने एक नज़र उस बॉडी की तरफ देखा और फिर एकदम से गुस्से से महाराज की तरफ देखा। हमने आपसे कहा ना प्रोफेसर साहब नहीं जा सकते। ये नहीं है प्रोफेसर साहब, आपको बात समझ क्यों नहीं आती बाबा साहब? वो नहीं जा सकते, वो कहीं नहीं जा सकते हमें छोड़कर। उन्होंने हमसे वादा किया था, वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हमारे पास रहेंगे। कोई भी बात आप लोगों को समझ क्यों नहीं आती? गौरा गुस्से से चीखी तो मंगला और सुलोचना भी रो पड़ी। वहीं चाची ने आकर गौरा को अपने सीने से लगा लिया। तुम्हारी तकलीफ हम महसूस कर रहे हैं बेटा, पर सच को बदला नहीं जा सकता। सच्चाई को स्वीकार कर लो, ये तुम्हारे लिए आसान होगा। अपने पति के अंतिम दर्शन कर लो बेटा, ताकि उसे विदा किया जा सके, चाची ने कहा। तो गौरांशी ने चाची को एकदम से धक्का दे दिया। आप लोगों को जो करना है करिए, समझे आप? पर हमने कहा ना प्रोफेसर साहब नहीं है, ये हमारे प्रोफेसर साहब हो ही नहीं सकते। हमारे प्रोफेसर साहब को कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है उन्हें। गौरांशी गुस्से से अंदर की तरफ बढ़ने लगी।
कि महाराज ने उन्हें गले लगा लिया। आशुतोष नहीं मिल रहे, सिर्फ ये बॉडी मिली है जिस पर आशुतोष की अंगूठी और चेन है। सच से भागने से कुछ नहीं होगा गौरा। महाराज दुखी होकर बोले तो गौरा चीख पड़ी, नहीं, हम नहीं मानते कि वो जा सकते हैं। इतनी आसानी से कैसे जा सकते हैं वो? उनके दुश्मन नहीं जीत सकते बाबा साहब, उन्हें आना होगा। गौरा रोते हुए बोली और अंदर जाने लगी। तभी सामने से विक्रांत आता दिखाई दिया और गौरांची जी के कदम रुक गए। विक्रांत गौरा के करीब आया और हल्का सा मुस्कुराया। कहा था ना हमसे उलझना बहुत महंगा पड़ेगा राजकुमारी। विक्रांत बेशर्मी से बोला। अगले ही पल एक जोरदार तमाचा गौरा ने उसके गाल पर जड़ दिया। नीच, घटिया इंसान, गंदी नाली के कीड़े, तू भी सड़ेगा तेरे उस रेपिस्ट बेटे की तरह। तुझे सजा खुद मेरे राजा साहब देंगे। तेरे जैसे 2 टके के गीदड़ की हिम्मत नहीं है कि मेरे राजकुमार आशुतोष शशांक विश्वजीत सिंह बुंदेला की जान ले सके, क्योंकि गीदड़ शेर का शिकार नहीं करते। विक्रांत, मेरे राजा साहब आएंगे और तू देखना, तेरी आंखों के सामने उनका राज्य अभिषेक होगा और तू अपनी किस्मत अच्छी मानना अगर वो ना लौटे तो। हम रानी गौरांशी, आशुतोष शशांक विश्वजीत सिंह बुंदेला शपथ लेते हैं कि अपने इन्हीं हाथों से तेरी गर्दन काटेंगे। गौरा चीखी और भीतर दौड़ गई। इतने सारे लोग, राजा और राजवाड़े के बीच विक्रांत की इस कदर बेइज्जती होगी उसने सपने में भी नहीं सोचा था। पर गुस्से के कारण वो कुछ ना बोल सका। सब लोग खुसर फुसर करने लगे क्योंकि आशुतोष की सच्चाई अब सबके सामने थी। क्षमा कीजिए महाराज विक्रांत, राजकुमारी अभी अपने होश में नहीं। तुरंत ही रणवीर ने बात संभाली। अब तक महाराज निरंजन, भावना और रुद्रांश भी वहां आ चुके थे। रुद्रांश ने शिवा की तरफ देखा, जिनकी आंखें भी रो रोकर लाल हो गई थी। रुद्रांश उनके पास आए और धीमे से उनका हाथ थाम लिया। खुद को मजबूत बनाइए राजकुमारी, इस तरीके से कमजोर होंगी तो कैसे चलेगा? अभी तो बहुत कुछ बाकी है। आपको तकलीफ नहीं हो रही क्या राजकुमार? आपके भी तो। राजकुमारी बोलने को हुई तो रुद्रांश ने उन्हें कुछ भी ना बोलने का इशारा कर दिया। मुझे भी तकलीफ है, बहुत ज्यादा तकलीफ है, पर जो सच्चाई है उसे कोई भी झुटला नहीं सकता। और फिर सबसे बड़ी बात, राजनीति में ये सब बातें चलती रहती है। इतना लगाव भी नहीं था मुझे उनसे। राजकुमार, आप ये क्या बोल रहे हैं? शिवा हैरान थी। और भूलिए मत, अब उनके ना रहने से मैं महाराज बनूंगा और आप महारानी। रुद्रांश बोले तो शिवा ने हैरानी से उनकी तरफ देखा और उनसे अपना हाथ छुड़ा लिया। जो वस्तु, पद और सम्मान हमें हमारी गौरा जीजी के आंसुओं के बदले मिले, हमें वो स्वीकार नहीं है, शिवा बोली और फिर वहां से दूर हट गई। रुद्रांश के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आई और वो महाराज दिग्विजय की तरफ चल दिए। उन्होंने धीमे से महाराज का हाथ थामा, उन्हें सांत्वना दी और फिर अंतिम यात्रा शुरू हो गई। गौरा इस अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हुई। वो वहां से अपने कक्ष में चली गई। आंखों के आंसू सूख चुके थे और चेहरे के भाव भी खत्म हो गए थे। उन्होंने ना ही एक आंसू बहाया और ना ही किसी से बात की। अंतिम संस्कार हुआ और उसके बाद सब वापस घर आए। जिस महल में कुछ दिनों पहले खुशियां बिखरी हुई थी, वहां आज मातम पसरा हुआ था। लोग आते और सांत्वना देते, समझाते और चले जाते। गौरा किसी से न मिलती और न बात करती, बस अपने कक्ष में खामोश बैठी रहती। महाराज दिग्विजय भी एकदम से खामोश हो गए थे। सबको गौरा की फिक्र थी, क्योंकि उन्होंने खुद को अपने कक्ष में कैद कर लिया था। न खाने का होश रहता था, न पीने का। दिन रात बस अपने कमरे में बैठी सामने लगी आशुतोष की तस्वीर को निहारती रहती। उनकी हालत देखकर महाराज ने उन्हें आशुतोष के घर नहीं भेजा था और चाचा चाची ने भी यही कहा कि उन्हें यहीं रहने दिया जाए। शायद अपने परिवार और अपने लोगों के बीच रहकर वो जल्दी ठीक हो जाए। सब लोग समझ रहे थे उनकी मानसिक हालत। उन्हें बहुत ही गहरा आघात लगा था और इसीलिए उनका मन इस बात को स्वीकार ही नहीं कर रहा था कि आशुतोष जा सकते हैं। उन्होंने ना ही आशुतोष के लिए आंसू बहाए और ना ही किसी और से उनके बारे में बात कर रही थी। वो अभी पूर्ण श्रृंगार करती थी और रोज मांग में सिंदूर लगाती थी। खुद को उन्होंने एक दायरे में कैद कर लिया था, जहाँ सिर्फ वो थी और उनके प्रोफेसर साहब की यादें। इसके अलावा उन्हें पूरी दुनिया से कोई मतलब नहीं था। गौरांशी बैठे बैठे यूं ही सो गई थी कि तभी राजवीर और नंदिनी खाने की थाली लेकर उनके कक्ष में आए। ये तो सो गई हैं, नंदिनी ने कहा, पर उनका भूखा रहना ठीक नहीं है। 3 दिन से ज्यादा हो गए, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है। अस्पताल में तो फिर भी ड्रिप चल रही थी, पर अब अगर खाना नहीं खाएंगी तो कैसे चलेगा? राजवीर बोले और उनके सर पर हाथ रखा तो गौरा ने आंखें खोलकर उन्हें देखा और राजवीर और नंदिनी को देखकर वापस नजरें झुका ली। क्यों भूखा कब तक रहेगी गौरा? भूखा रहने से तो कुछ भी सही नहीं हो जाएगा ना। आपको मजबूत रहना होगा, खुद को मजबूत बनाना होगा। इस तरीके से तो आप खुद के साथ गलत कर रही हैं, राजवीर बोले। गौरा अब भी खामोश रही। भोजन कर लीजिए भाई साहब, नंदिनी ने कहा तो गौरांशी ने एक नज़र नंदिनी को देखा और वापस से नजर झुका ली। भोजन ना करके किसको सजा दे रही हैं आप? राजवीर फिर से बोले। अपने आप को, आप हमें अकेला छोड़ दीजिए भाई साहब, हमें किसी की कोई आवश्यकता नहीं, हम बस अकेले रहना चाहते हैं, गौरांशी ने कहा तो राजवीर ने उन्हें देखा और फिर नंदिनी की तरफ देखा। गौरा आप, राजवीर अभी बोल ही रहे थे कि तभी महाराज दरवाजे पर आ पहुंचे। आप लोग जाइए, हम बात करते हैं राजकुमारी से, महाराज ने कहा और गौरांशी की तरफ बढ़ गए। उन दोनों ने महाराज को देखा और फिर कक्ष से बाहर निकल गए। गौरांशी ने महाराज को देखा और अपनी नजरें झुका ली। ये हम क्या सुन रहे हैं गौरी? आप भोजन क्यों नहीं कर रही हैं? भोजन से किस बात की नाराजगी है आपको? महाराज ने उनके सामने बैठते हुए कहा, हमारी नाराजगी भोजन से नहीं है, पर हमें भोजन नहीं करना है। हमें भूख नहीं है बाबा साहब, हम बस अकेले रहना चाहते हैं। और अकेले रहने से क्या हो जाएगा? क्या आशुतोष वापस आ जाएंगे? महाराज बोले तो गौरांशी की आंखें भर आई और उन्होंने महाराज की तरफ देखा। तो आप उन्हें ढूंढते क्यों नहीं बाबा साहब?
आप इस तरीके से शांत कैसे रह सकते? उन्हें ढूंढिए, कैसे भी करके उन्हें ढूंढिए, उन्हें वापस ले आइए बाबा साहब। इस महल में, हमारे जीवन में वो कहाँ चले गए हैं? आप तो जानते हैं ना, हम उनके बिना नहीं जी सकते। फिर क्यों इस तरीके की आंख में चोली हमारे साथ खेल रहे हैं वो? गौरांशी भावुक हो गई। महाराज ने उनके सर पर हाथ रखा, फिर उनकी आंखों में देखा। किसी के जाने से जीवन नहीं रुकता गौरा, और हमने कहा था ना, आपके ऊपर अब दुगनी जिम्मेदारी है। हम उनके दुश्मनों को जीतने नहीं दे सकते, इसीलिए खुद को मजबूत बनाइए गौरा, हर परिस्थिति के लिए, हर जंग से लड़ने के लिए। किंतु बाबा साहब, हमारा अस्तित्व ही खत्म हो गया है, उनके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर वो साथ नहीं तो कैसी जीत और कैसी हार। हम तो पहले ही हार गए बाबा साहब। किसी से बात करने का, किसी से मिलने का, भोजन करने का भी मन नहीं करता हमारा। गौरा दुखी होकर बोली। महाराज ने एक पल तोड़कर और गौरा ने सर हटा लिया। प्लीज बाबा साहब, जबरदस्ती ना करें, हमारा बिल्कुल भी मन नहीं है, हमारा दिल ही नहीं कर रहा है। काश के उस एक्सीडेंट में हम भी उनके साथ। गौरांशी के आंसू कहते कहते निकलने लगे। महाराज ने एक नजर उन्हें देखा और फिर उठकर कक्ष का दरवाजा बंद कर दिया और वापस उनके पास आए। उनका हाथ अपने हाथों के बीच थामा। क्या हो जाता अगर आप भी उनके साथ चली जाती? उनके दुश्मनों की तो पूरी तरह जीत हो जाती ना। कम से कम अब उनके मन में डर तो है। आप इस तरीके से तो कमजोर मत होइए गौरा। क्यों इतना व्यथित है? कैसा हाल बना रखा है अपना? महाराज ने कहा। तो हम क्या करें बाबा साहब, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये। वो कहाँ चले गए? हम नहीं जी सकते बाबा साहब के बिना। उनको इस तरीके से जाने का हक नहीं था। उन्हें वापस लाइए, उन्हें वापस लाइए बाबा साहब। ये कोई साजिश है, ये पक्का कोई साजिश है। गौरा रोते हुए बोली। तो महाराज ने उनका सर अपने सीने से लगा लिया और धीमे धीमे उनके सर को सहलाते हुए उन्हें समझाते रहे। आपको मजबूत बनना होगा गौरा, जीना होगा आपको। इस तरीके से कमजोर नहीं हो सकती आप। अभी तो हमें आखिरी दाव खेलना है, हमें विक्रांत को हराना है। जंग अभी बाकी है। महारानी गौरांशी, आशुतोष बुंदेला, हम कैसे लड़ पाएंगे बाबा साहब? अब हमारे हाथ में क्या है? अगर प्रोफेसर साहब उस दिन तक नहीं वापस आए तो हम कैसे हराएंगे दुश्मनों को? गौरांशी बोली। तो महाराज ने अपने कुर्ते की पॉकेट से एक लिफाफा निकालकर उनके सामने रख दिया। गौरा ने उसे देखा और आंखों में आंसू भर आए। इस तरीके से हराएंगे विक्रांत को, समझिए आप, महाराज ने कहा और फिर गौरा को खाना खिलाया। गौरा के आंसू अभी भी निकल रहे थे। अब आप आराम कीजिए, आपको विश्राम की आवश्यकता है। कुछ मत सोचिए, बस आराम कीजिए। बस कुछ ही दिनों में राज्याभिषेक होना है और उसके लिए आपको तैयार रहना है। जी बाबा साहब, हम ख्याल रखेंगे, गौरा ने कहा और आंखें बंद कर ली। महाराज उठकर बाहर चले गए। रात के अंधकार में एक साया महल में प्रवेश किया। राजा साहब, आ जाइए हमें छोड़कर, आ जाइए वापस। दूर जा सकता हूँ आपसे गौरी, मैं हर पल आपके साथ हूँ, घबराइए मत। आप हिम्मती है और आपको हिम्मत रखना है। लड़ने को तैयार रहिए हमारे हक के लिए। और उसी के साथ गौरा ने आंखें खोली और चारों तरफ देखा, पर कोई भी नहीं था। राजा साहब, आप आए थे हमसे मिलने, आप आए थे यहाँ पर, कहाँ है आप? गौरा बदहवासी चारों तरफ ढूंढ रही थी पर उन्हें कोई नहीं मिल रहा था, तो स्वप्न समझकर वापस सो गई। आशुतोष के जाने से सबकी जिंदगियों पर असर पड़ा था। राजकुमार, राजवीर, नंदिनी, अनिरुद्ध और नैना भी बेहद दुखी थे। तो वहीं शिवा ने आजकल रुद्रांश से बात करना लगभग बंद ही कर दिया था। न जाने क्यों उसे उस दिन रुद्रांश की बातों का अंदाज अच्छा नहीं लगा और वो अब उनसे इस तरीके से कोई भी बात नहीं करना चाहती थी जिससे रुद्रांश उन्हें गलत समझे या वो रुद्रांश को गलत समझे। उन्होंने बहुत कुछ वक्त के हाथों छोड़ रखा था और वहीं रुद्रांश ने भी उनसे बात नहीं की थी। रुद्रांश ने अर्चिता से जानकारी ले ली और उनको पता चला कि शेखर अब लगभग होश में आने वाले हैं। वो बहुत जल्दी रिकवरी कर रहे हैं। उधर दुख और तकलीफ के कारण ही माधव और अर्चिता का रिश्ता काफी गहरा होता जा रहा था। एक डॉक्टर और एक पेशेंट से बढ़कर दोनों के बीच दोस्ती और आत्मीयता का रिश्ता हो गया था, जहां दोनों खुलकर अपने दिल की बात कहते थे। हालांकि माधव के पास कहने के लिए कुछ ज्यादा होता नहीं था क्योंकि उनकी याददाश्त जा चुकी थी और उन्हें कुछ भी याद नहीं था। उन्हें अर्चिता के साथ वक्त बिताना अच्छा लगता था और अर्चिता को भी माधव का सरल व्यवहार पसंद आता था। एक सॉफ्ट कॉर्नर अर्चिता के दिल में माधव के लिए था। कुछ एहसास दोनों के बीच अंकुरित होने लगे थे। मैं आज भाभी साहब से मिलने जाने का सोच रही हूँ मम्मी, आज मेरी छुट्टी है, अर्चिता ने नाश्ते के बाद कहा। लेकिन बेटा अकेले तो क्या हुआ, हर कहीं तो जाती हूँ मैं अकेले, आप परेशान मत होइए। और हाँ, मैं आज वहीं रुकूंगी, कल वापस आऊंगी, अर्चिता ने कहा। हाँ ठीक है, चली जाइए आप और ख्याल रखिएगा। चाहे तो ड्राइवर को लेकर चले जाइए। अर्चिता की मम्मी थोड़ा चिंतित थी। अगर आपको तकलीफ ना हो आंटी तो साथ में मैं चला जाता हूँ, गाड़ी चलानी आती है मुझे, बस रास्ता बता देंगी तो हो जाएगा, माधव ने कहा। हाँ मम्मी, सही कह रहा है माधव, मैं इसी को लेकर चली जाती हूँ। ड्राइवर तो वैसे भी अभी छुट्टी पर है और बस से आऊंगी तो फालतू में परेशान हो जाऊंगी। ठीक है, पर ख्याल रखना। मम्मी और पापा दोनों ने समझाया तो अर्चिता माधव के साथ राजकुमारी गौरांशी से मिलने के लिए उनके शहर चली गई। Like, comment, subscribe for more episodes.